बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज एंटरप्रेन्योरियल एसेंशियल्स बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सक्सेस। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, ये उन टॉपिक्स में शामिल है जो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स हैं। और प्रीवियस 2 ईयर से मैं इस पे जितनी रिसर्च मैंने इस एरिया पे की है शायद किसी दूसरी एरिया पे नहीं की, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में एंटर होना चाह रहा था। तो इसलिए मुझे लगा कि बेसिकली जो अभी तक की बेसिक लर्निंग्स हैं मैं आपसे शेयर करूं, ठीक है। और इस प्रोसेस के बारे में जो बहुत सारे बेसिकली ऐसे मार्केट में मिथ मौजूद है, ठीक है, हम उसको ज़रा सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करें कि रियलिटीज़ हैं क्या। तो हमारा जो आउटकम होगा इस सेशन का, क्योंकि हम इसमें एसेंशियल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बेसिकली हमारा जो आउटकम होगा वो बेसिक्स होंगी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसके जो बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं। वेलकम यू ऑल। डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ पे हैं, अभी मैं कमेंट भी देख रहा था कि वर्किंग डेज में आप लोग के लिए टाइम थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग टास्क है, मगर थोड़ा सा हमारे लिए भी ये चैलेंज होता है कि हम आप लोगों के लिए कोई ऐसा सूटेबल टाइम मैनेज करें जो विद विन हो, आप लोगों के लिए भी वो इफेक्टिव हो, हमारे लिए भी वो उसको मैनेज करना ईजी हो। तो अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो डेफिनेटली यू वांट टू लर्न समथिंग, और जब आप वो लर्न करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ अपने लिए चेंज लाना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ आप मूव करना चाह रहे हैं। तो अप्रिशिएट करते हैं आपके इस पैशन को, आपके इस विजन को, और इसमें हमारी कोशिश है कि हम जिस हद तक अपना रोल इफेक्टिवली प्ले कर सके आपके लिए वो हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस हियर। स्टिमफर्ड का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूं। स्टिमफर्ड बेसिकली स्टिमफर्ड पेडागोजी प्राइवेट लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हमारा स्लोगन है कि एक्सेल बियॉन्ड लिमिट्स, कि हम अपनी लिमिट्स को, अपनी बाउंड्रीज को चैलेंज करें, ठीक है, और अपने ट्रू पोटेंशियल को और फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करें। तो स्टिमफर्ड इज एम्पावरिंग द कम्युनिटी थ्रू एक्सेसिबल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आप ऐसी, अगर आपने इससे प्रीवियस प्रोग्राम अटेंड नहीं किए तो स्टिमफर्ड के यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी रिकॉर्डिंग जो प्रीवियस प्रोग्राम्स की वो अवेलेबल होंगी। ये स्टिमफर्ड का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करके जो है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स में रह सकते हैं, या जो हमारी अपडेट्स उनका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और लिंक्डइन पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ इसके साथ अपना भी। माय नेम इज मुदस्सिर इरशाद, जहाँ पे बहुत सारे हमारे ऑडियंस ऐसे हैं जो कि न्यू कमर्स होते हैं। मैं सीईओ हूँ स्टिमफर्ड पेडागोजी प्राइवेट लिमिटेड का। इसके साथ साथ मैं बेसिकली हमारी एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्म है दैट इज आर्यू बिजनेस सोल्यूशन, मैं उसका पार्टनर हूँ, फेलो मेंबर हूँ ICMAB का। 12 ईयर मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मैंने रोल परफॉर्म किया है। डिजिटलाइजेशन मेरा कोर एरिया था, इसलिए डिजिटलाइजेशन में एक्सपर्ट हूँ मैं। इसके साथ साथ करंट मेरा रोल है, या मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर और स्टार्टअप कोच का रोल प्ले कर रहा हूँ। बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहा हूँ मुख्तलिफ जो एरियाज में। और इसके साथ साथ मैं लेक्चरर हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ एज ए लेक्चरर में अटैच हूँ, ठीक है। तो मेरी प्रोफाइल आप लोग फेसबुक और लिंक्डइन पे मुदस्सिर इरशाद के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे मैंने स्टार्ट से कहा, अगेन मैं एक दफा रिपीट कर दूं, कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, कि बेसिकली हमारी आज की कोशिश होगी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल अल्फाज में पढ़ें, ठीक है। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं बहुत इजी टर्म्स यूज करूं यहाँ पे, और आप लोगों के लिए मैक्सिमम जहां तक पॉसिबल हो इसको सिंप्लीफाई करूं। तो अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, ठीक है। मैं आपका माइक ओपन कर देता हूं, अगर आप लोग माइक यूज करना चाहें या आप लोग चैट यूज करना चाहें। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप को हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि लैंड लेबर कैपिटल है उसको मैक्सिमम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए, एक रिस्क को मिनिमाइज करते हुए
सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए, कोई अगर बंदा लीड करता है कोई ग्रुप ऑफ पीपल को, उसको हम, उस बंदे को, जो लीडिंग करने वाला बंदा है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। एज माय थिंकिंग। ओके, थैंक यू वजीर। तो बेसिकली वजीर ने डिफाइन किया एंटरप्रेन्योर को। तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर बहुत ही हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें नॉर्मली जो आपके यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं, ठीक है, या जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस प्रॉब्लम्स या नीड को बेसिकली सॉल्व किया जाता है थ्रू और ऑफरिंग, ठीक है, वो ऑफरिंग प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, वो ऑफरिंग सर्विसेज भी हो सकती है। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसके रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ न उनको उनको इस सर्विसेज के अगेंस्ट पे बैक किया जाए ताकि वो इसको, इस प्रोफेशन को एक प्रॉफिटेबली मैनेज कर सकें, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट करता हूं कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोफेशन, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जॉब एक प्रोफेशन है, इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप भी एक प्रोफेशन है। और एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि वो कम्युनिटी में ऐसी प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं जो लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है, जिसको सॉर्ट आउट करना, जिसको सॉल्व करना, और उसके बाद वो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और वो जो सोल्यूशन होता है वो नॉर्मली किसी ना किसी प्रोडक्ट की शक्ल में होता है या किसी ना किसी सर्विस की शक्ल में होता है, ठीक है। जैसे एक हॉस्पिटल सर्विस देता है, ठीक है, एक जो लॉ फर्म है वो सर्विसेज देती है लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जो बेसिकली सेल हो रही हैं, तो ये क्या है कि किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर प्रोडक्ट या सर्विस किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब लोगों की वो नीड फुलफिल होती है तो उसके अगेंस्ट जो पीपल है वो पे करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल प्रोसेस के जहां पे आपने अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स या कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया, उसको फुलफिल किया और इसके अगेंस्ट उनसे वैल्यू कैप्चर की, ये प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क इस तरह इन्वॉल्व होते हैं कि हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में आप इफेक्टिवली कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ना कर पाए हो। दूसरा इसमें रिस्क क्या हो सकता है कि आपने प्रॉब्लम तो इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर ली, नीड तो उसकी इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर ली, मगर एक्सक्यूज मी, मगर आप उसके लिए कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन ना दे पाए हो। मसलन आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपने जो सर्विस ऑफर की है, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट शायद वो कस्टमर यूजर फ्रेंडली नहीं थी, या वो कस्टमर बेसिकली इस तरह का सॉल्यूशन चाह नहीं रहा था, ठीक है। तो इस तरह के रिस्क भी होते हैं। या फिर आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि कस्टमर के लिए वो प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की है वो ऐसी है कि कस्टमर के लिए वो प्रॉब्लम शायद बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, तो वो उसको उस पे नहीं करना चाहता, आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना पे नहीं करना चाह रहा। तो ये इस प्रोसेस के रिस्क भी हैं, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्की जॉब भी है, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ठीक, तो हम इस कंसेप्ट को आगे जाके अगेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बेसिक्स जो है हमने वो यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो पीपल विल पे मनी फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, सिंपली स्पीकिंग, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई भी हम करें तो क्या है कि पीपल विल पे मनी फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। और याद रखें दुनिया में बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, बट द क्वेश्चन इज विच प्रॉब्लम डू यू वांट टू सॉल्व। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाह रहे हैं तो बेसिकली ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो प्रॉब्लम कितनी कम्युनिटी की है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो एट इनिशियल पूछने बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी प्रॉब्लम या नीड सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए आप एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में आप एक सोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि व्हाट इज समथिंग द वर्ल्ड नीड्स बट डजंट हैव। ऐसी कौन सी नीड है जो अनमेट है, ऐसा कौन सा चैलेंज है जो इस वक्त लोगों को का हल नहीं हो रहा। और याद रखें ये प्रॉब्लम लाजमी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है, ये प्रॉब्लम छोटी छोटी भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक शख्स वो जॉब कर रहा था, ठीक है,
तो वो कहता है कि मुझे अपने जिस कम्युनिटी में मैं रह रहा था वहां पे मुझे एक प्रॉब्लम जो नजर आई लोगों की ज्यादा, कि वहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग चाह रहे थे कि हमें यहाँ पे साफ सुथरी वेजिटेबल्स जो है वो मुनासिब प्राइस पे भी अवेलेबल हो, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो, और वो नियरेस्ट कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो उनको मिल सकती थी। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एक नीड एग्जिस्ट कर रही है, उसने उसके लिए एक सोल्यूशन डिजाइन किया, ठीक है, उसने उसके पास स्पेस थी, उस स्पेस में उसने ऑर्गेनाइज किया सेटअप, और उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की वेजिटेबल्स, ठीक है, साफ सुथरी फॉर्म में उसने वहां पे अवेलेबल की, और कस्टमर के लिए ऑप्ट कर दिया कि वो खुद उसमें से पिक एंड चूज करें और वेट करें और हमें पे करें। अच्छा, वो सोल्यूशन उसका इतना सक्सेसफुल रहा कि अभी तो उसने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में उसको लगा कि शायद मुझे अब जॉब की जरूरत नहीं है, मेरा ये वाला बिजनेस इतना है कि मुझे जॉब से ज्यादा इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी नीड्स की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, आपकी विसिनिटी पे कोई भी ऐसी नीड, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कुछ, देखो इस वक्त बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है, बहुत सारे लोग मिलते हैं कहते हैं हमारे जो नियरेस्ट कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हमने कुछ चीजें ठीक करवानी है तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे हम कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट के साथ करवा सके। अगर वो पर्सन ऐसा सोल्यूशन लेके आ जाए कि जो लोगों को ट्रस्ट भी दे कि आपकी जैसी प्रोडक्ट है उसी हालत में उसी क्वालिटी में आपके पास वापस आएगी, मगर वो ठीक हालत में वापस आएगी और हम आपको रीजनेबली चार्ज करेंगे, तो डेफिनेटली वो डिसरप्ट करेगा ना मार्केट को, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमने को बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, हम तो बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो बेसिक नीड्स जो हमारे हजार वो हम खुद फेस कर रहे होते हैं या हमारे इर्द गिर्द लोग फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हमने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में मैंने लोकली देखा है कि मोस्टली जो पीपल है वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो बिजनेस को प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शख्स से मिले, वो कहेगा मैंने ये शॉप खोल ली है, मैंने गारमेंट्स की शॉप खोल ली है, ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल दुकान बनाई है किसी ए प्रोडक्ट की, बी प्रोडक्ट की, या ए कैटेगरी की, आप जो भी एग्जाम्पल लें। अब देखिए नॉर्मली जब लोग ये आइडिया लेके सामने आते हैं ना कि मैंने ये शॉप ओपन किया है, मैंने फूड पॉइंट ओपन किया है, तो वो नीड की बात नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मगर सोल्यूशन का मैच करना नीड के साथ जरूरी है ना। देखो अगर नीड होती है तो आपको सेल करना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर वो कस्टमर की नीड है और जेन्युइन नीड है, आपने उसके लिए वर्क किया है, तो उसको आपको बेचना बहुत इजी हो जाता है। मगर अगर वहां पे नीड ही नहीं है, ठीक है, और आपने डायरेक्ट सोल्यूशन ऑफर कर दिया है, ठीक है, या वो नीड किसी और तरीके से ज्यादा इफेक्टिवली फुलफिल हो रही है जिसको आपने रियलाइज नहीं किया, तो ऐसी सूरत में कैसे पॉसिबल है कि आप उसको बहुत इजीली उसको बेच पाएंगे, आप कैसे इसको बहुत इजीली बहुत इफेक्टिवली उसको सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना कि नीड एनालिसिस या प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ऑलराइट, इसमें सबसे पहला पॉइंट था व्हाट इज समथिंग द वर्ल्ड नीड्स बट डजंट हैव। नंबर सेकंड है डू कस्टमर्स परसीव दिस प्रॉब्लम्स एज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट उनके लिए है। आपने देखिए अपने कस्टमर की पॉकेट से पैसे निकलवाने हैं, क्या वो प्रॉब्लम उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी मैटर करती है कि वो इसके लिए इन्वेस्ट करेगा, क्या वो आपको उसके लिए पे करेगा। क्योंकि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली कस्टमर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, उसका सॉल्यूशन लेके आता है और इस सॉल्यूशन के अगेंस्ट वो कस्टमर से वैल्यू कैप्चर करता है। वैल्यू कैप्चर करने से मुराद है कि वो उनसे चाहता है कि वो उसको पैसे दें। अगर क्या अगर वो प्रॉब्लम ही कस्टमर के लिए इतनी ज्यादा मैटर ना करती हो तो कौन उसके लिए पे करेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था जो मेट्रोला ने लॉन्च किया, मेरे ख्याल में मुझे उसका एग्जैक्ट अगर नाम याद ना हो, अरिडियम को इस तरह का नाम था। एक प्रोडक्ट थी जिसपे उन्होंने 7-8 साल लगाए उसको प्रोडक्ट को बनाने में, और वो प्रोडक्ट थी एक्चुअली सैटेलाइट फोन। अब सैटेलाइट फोन बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था उनका वो ये था कि बेसिकली सैटेलाइट फोन का ये बेनिफिट होता है कि आप दुनिया के किसी भी गोशे में बैठे आप तो सैटेलाइट आप उसको कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मगर जितना टाइम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा, उस अरसे में जो मोबाइल फोन कनेक्शन थे वो बड़े कॉमन हो चुके थे।
तो जब सैटेलाइट फोन लॉन्च किया गया, ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला एक चैलेंज था वो ये था कि उसका फोन का साइज बहुत बड़ा था, एक ब्रिक जितना साइज था। नंबर सेकंड, आपने जब भी उसको यूज करना है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक ओपन एयर एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, ओपन एनवायरनमेंट में हो, ताकि आपका सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो अब ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब उनके पास एक ऑप्शन थी कि उनके जो साइज में स्मार्टर, उनके पास मोबाइल फोन थे और वो किसी भी जगह पे बैठ के उसको यूज कर सकते थे। तो जो इरिडियम था वो लॉन्च होने के 1 साल के अंदर अंदर ही वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गया और वो खत्म हो गया। तो नॉर्मली ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि बेसिकली आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप किस तरह का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कस्टमर के लिए, उसकी उसकी नजदीक कितनी वैल्यू है। अब कस्टमर कहे कि इतनी बड़ी डिवाइस को मैं उठा के बाहर लेके जाऊं, मैं गाड़ी रोक के बाहर निकल के उससे बात करूं, उससे बेहतर यह है कि मेरे पास जो उससे ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है मैं उसको यूज करूं, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही थी, नीड एग्जिस्ट कर रही थी, मगर सोल्यूशन चेंज हो चुका था। और जब सोल्यूशन चेंज हो गया तो डेफिनेटली उससे क्या हो गया कि जो पहले सोल्यूशन लेके आ रहे थे सैटेलाइट फोन वाला, वो इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो क्या कस्टमर जो इस प्रॉब्लम को इतना परसीव कर रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम उसके लिए है कि आप उसको वो आप उसके लिए पे बैक करें आपको, ठीक है। इसलिए नॉर्मली जब बिजनेस आइडिया की फाइंडिंग में एक टर्म यूज होती है, वो कहते हैं कि आप ये देखें कि यू आर सेलिंग विटामिन और यू आर सेलिंग पेन किलर्स। अब पेन किलर ऐसी चीज है कि देखो जिसके लिए अल्टीमेट उसको नीड है वो लाजमी पे करेगा, मगर विटामिन तो एक ऑप्शनल चीज है, ठीक है। अब तो पेशेंट की मर्जी है ना कि वो उसको बाई करे या ना करे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी प्रॉब्लम का बेसिकली जो सोल्यूशन है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी ऐसी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम, कितनी बड़ी कम्युनिटी है जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो। आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, एक स्टार्टअप आपने उसके लिए बेसिकली इतनी एफर्ट करनी है और पता चले कि आपकी जो टोटल कस्टमर बेस है, जो टारगेट मार्केट है जिसमें, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ चंद पीपल है, तो क्या आपके लिए वो बिजनेस इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक पर्सन की कि उसको लगा कि हमारी कम्युनिटी में, ठीक है, हमारे एरिया में एक अच्छी वेजिटेबल शॉप होनी चाहिए या अच्छी फ्रूट शॉप होनी चाहिए, तो वो कितने लोगों की नीड है, ठीक है। अगर तो वो वहां पे 4 घर हैं, 5 घर हैं, तो वो शायद उसके लिए ये बिजनेस वेंचर इफेक्टिव नहीं है। हाँ, अगर वहां पे इतनी कम्युनिटी है कि वो जो उसके अगेंस्ट इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट जो रिटर्न आया वो प्रॉफिटेबल है, तो उसके लिए तभी इफेक्टिव होगा ना। तो इसलिए प्रॉब्लम का साइज और कितने लोगों की वो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो टोटल पॉपुलेशन है, उसकी मेजरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, हाउ डू वी रीच आवर कस्टमर्स, अगर ये कस्टमर की प्रॉब्लम है, हम उन तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। हम उन तक अपना सोल्यूशन कैसे पहुंचाएंगे, कौन सा ऐसा वे हो सकता है, हमारा कस्टमर बेसिकली हमारी कम्युनिटी हमें कहाँ पे मिल सकती है, ये जो जिसे हम प्रमोशन या मार्केटिंग का रोल कहते हैं, ये यहाँ पे फॉल करता है। हु डू वी मेक द फर्स्ट सेल्स कॉल ऑन, ठीक है, कौन ऐसा पर्सन है जिसको बेसिकली सबसे पहले हमने कॉल करना है। अब नॉर्मली हमें फैमिली में, देखो फैमिली में परचेजिंग का जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास है, ठीक है। अगर आप एक बच्चों की प्रोडक्ट है, बच्चों की प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं, तो आपने सेल्स कॉल बच्चों को करनी है या बच्चों के पेरेंट्स को करनी है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो चीज सेल करनी है वहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, ठीक है, कौन है जो उसके अगेंस्ट, उस कॉल के अगेंस्ट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी में कवर हो गया, हु एल्स टू अप्रूव द परचेज डिसीजन, ठीक है। जैसे कारपोरेट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं सेल परचेज में, उसमें अप्रूवल अथॉरिटीज और जो बाइंग अथॉरिटीज है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। विल योर आइडिया मेक लाइफ बेटर फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर में और भी है, हम कहते हैं कि हम हर किसी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आए। वक्त के साथ साथ जो दुनिया है ना वो स्पेशलाइज होती जा रही है, ठीक है, ज्यादा बेसिकली पर्सनलाइज और कस्टमाइज सोल्यूशन आते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बजाय कि आप हर किसी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने की कोशिश करो, उसके बजाय कोशिश करो कि आप अपनी एक नीश मार्केट को सिलेक्ट करें, एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करें और उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम सेगमेंट कहते हैं, उस सेगमेंट को सर्व करने की कोशिश करें, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने एक वेंचर स्टार्ट किया, बहुत पुरानी बात है जब ये चीजें मैं नहीं जानता था, ठीक है।
तो हमें क्या लगा कि हमें हमारे पास जो कस्टमर जो चीज बाई करने आता था वो गारमेंट से रिलेटेड एक वेंचर था। तो जो भी प्रोडक्ट बाई करने आता था हमें लगता था हमें उसको अवेलेबल कर देना चाहिए, ठीक है। करते करते हमने बेसिकली उसका स्कोप इतना वाइडर कर लिया और बहुत अरसे बाद जाके हमें रियलाइज हुआ कि बजाय कि हमें उसका स्कोप इतना ज्यादा बढ़ाने के, हर इंडिविजुअल कस्टमर को डील करने के, हमें किसी ना किसी एक दो कैटेगरीज में एट इनिशियल हमें स्पेशलाइज होने की जरूरत थी, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट करना है और उसको सर्व करना है। ये बेसिकली प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। और डज अ सिमिलर सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट? जैसे मैंने आपको भी मोटोरोला की इरिडियम की मिसाल दी, ठीक है, कि आपने इतनी एफर्ट करके इतना टाइम लगाया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, दैट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसमें बहुत सारे जो बेसिकली कंसोर्शियम थे जिन्होंने मिलकर वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मगर जितना टाइम उसकी लॉन्चिंग में लगा उस देर में अल्टरनेट सॉल्यूशंस आ चुके थे। और जब अल्टरनेट सॉल्यूशंस आ चुके थे तो वो जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन था जिसके लिए इतनी ज्यादा एफर्ट की गई वो अपनी अफादियत खो गया, ठीक है। तो याद रखें कि प्रॉब्लम की अहमियत बहुत ज्यादा है, कि वो नीड की अहमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस अभी तक की जो लर्निंग से एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसी नीड्स को फाइंड करना शुरू कर दें, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो कि अभी अनमेट है, ठीक है। पिछले दिनों मैं एक कोचिंग दे रहा था, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनका एक स्टार्टअप था, बेसिकली वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। तो मैंने पूछा कि आपने ये एरिया क्यों सिलेक्ट किया? कहते हैं कि नॉर्मली जो पेरेंट्स हैं वो न्यू बॉर्न बेबीज के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वो उस मामले में थोड़ा सा पर्सनलाइज भी होना चाहते हैं। मसलन वो कस्टमाइज प्रोडक्ट से मुराद होता है कि जब कोई भी शख्स अपनी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट डिजाइन करवाता है वो कस्टमाइज होता है, ठीक है। तो कहते थे कि न्यू बॉर्न बेबीज के लिए स्पेशल जो कुशन, बेड के कवर और ऐसी बहुत सारी जो चीजें थी वो बना रहे थे, ठीक है। और वो देखिए, जब आप पर्सनलाइज प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, आपको एक्स्ट्रा पे भी करते हैं। और उनका स्टार्टअप इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि बहुत थोड़े टाइम में उन्होंने उसको पाकिस्तान में सक्सेसफुल करके अब उसको वो यूएई की मार्केट में लॉन्च कर रहे थे, ठीक है। कि प्रोडक्ट पाकिस्तान से प्रोड्यूस करेंगे मगर हम उसको सेल करेंगे यूएई में। तो अब वो एक ऐसी नीड थी, ये नहीं है कि मार्केट में सोल्यूशन अवेलेबल नहीं थे, मार्केट में सोल्यूशन अवेलेबल थे मगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन अवेलेबल थे। मगर आप देखिए, हम जब किसी के लिए स्पेशल कुछ करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं ना कि वो चीज थोड़ी सी पर्सनलाइज हो, थोड़ी सी कस्टमाइज हो। तो इस तरह जब एक न्यू बेबी के लिए भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम जब उसके लिए कोई प्रोडक्ट लें तो वो थोड़ी सी स्पेशल प्रोडक्ट लें, ठीक है, वो एक यूनिक हो और उस यूनिकनेस के लिए वो एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है। अब उन बच्चों के लिए ये एक आइडिया था और इस आइडिया के बेस पे उन्होंने उनकी पॉकेट से कैश निकलवाया, ठीक है, प्रीमियम चार्ज किया और उनको सोल्यूशन दिया और एक विन विन मॉडल जो है बिजनेस मॉडल वो बनाया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी कोई भी बिजनेस बिल्ड करना क्यों चाहिए? ठीक है, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात तो कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीजें होती है, मगर क्यों बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस बिल्ड करने के मेरे नजदीक 3 रीजन हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि टू प्रोवाइड एक्सेस कैश फ्लो। नॉर्मली जैसे मैंने बताया था कि बेसिकली बिजनेस एक प्रोफेशन है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल की कॉल होती है कि उसने कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल ऑपरेशंस के थ्रू अगर कोई भी बिजनेस से अर्न कर रहा है तो वो सबसे जो पहला बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर रहा है, दैट इज टू प्रोवाइड एक्सेस कैश फ्लो, ठीक है। एक्सेस कैश फ्लो से मुराद ये है कि एक पर्सन एक बिजनेस लॉन्च किया ताकि उससे उसको जो कैश फ्लो मिले वो अपनी जो लाइफ के जो अपने जो एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं वो उससे मैनेज कर सके, ठीक है। तो एक रीजन ये हो सकता है बिजनेस लॉन्च करने का कि इंसान इसको एज ए प्रोफेशन ले, ठीक है। अच्छा, सेकंड रीजन हो सकता है टू सेल इट। अच्छा, अब ये चीज जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो आई वाज अमेज्ड कि दुनिया में ये कितना बड़ा स्कोप है कि बेसिकली हमारे यहाँ तो अभी तक हम सिर्फ प्रोडक्ट की सेलिंग की बात करते हैं, ठीक है, कि हम प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे। दुनिया में लोग बिजनेस बिल्ड इस विजन के साथ करते हैं कि वो उसको सेल करेंगे, बिजनेस को बिल्ड करके दूसरों को बेचेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो शुरू से ही उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी ये होती है कि हम इस बिजनेस को डेवलप करेंगे, स्टार्टअप को, ठीक है, इसको ग्रो करेंगे, इसको जब ये स्केल अप स्टेज पे चला गया जहां पे हमें इसकी अच्छी ऑफर मिली तो हम इसको सेल कर देंगे। तो इसकी मैं एक एग्जांपल अगर आपको
बताऊं तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी एलॉन मस्क को देखिए, तो उसने भी यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। उसने अपनी फर्स्ट जो कंपनी थी Zip2 के नाम से, वो उसने बनाई और सोल्ड की 1999 में 307 मिलियन की, जिसमें से उसको जो शेयर मिला 22 मिलियन का मिला, डॉलर का। उसने उस शेयर को यूज किया, ठीक है, पेपाल की बिल्डिंग के लिए, और 2002 में उसने पेपाल को सेल किया, 1.5 बिलियन में सेल हुआ, और इसमें से जो एलॉन मस्क को शेयर मिला वो दैट वाज 180 मिलियन, ठीक है। और एलॉन मस्क से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो सॉरी, कि एक बिजनेस जो है वो बिल्ड करते हो, उसको सेल करके नया बिजनेस बिल्ड करते हो, अब आपके पास इतनी मनी हो चुकी है, आप एंजॉय करो। तो उसका ये आंसर था उसके अगेंस्ट। उसने कहा मोस्ट पीपल व्हेन दे मेक अ लॉट ऑफ मनी डोंट वांट टू रिस्क इट, ठीक है। अब उनकी कोशिश होती है कि हमने इतने पैसे कमा लिए, अब इसको सेव करें। बट फॉर मी इट वाज नेवर अबाउट मनी बट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो उसका ख्वाब क्या है? कहता है कि मेरा विजन ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं, मेरा विजन ये है कि मैं ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कितनी एक नोबल जॉब है, कितने ऐसे सॉल्यूशन है दुनिया में जो कि एंटरप्रेन्योर्स लेके आए हैं। आज वो मोबिलिटी के इशू हो, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, कितनी चीजें हैं दुनिया में, कितने सॉल्यूशंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स लेके आए हैं, लाइफ कितनी इजी करते जा रहे हैं दुनिया के लिए, ठीक है। तो बेसिकली उसने कहा कि मेरा विजन भी यही है कि मैं ऐसे सॉल्यूशंस लेके आऊं जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व करें, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, अपने जो उसमें से उसको अमाउंट आई 180 मिलियन में से 100 मिलियन से उसने बेसिकली इन्वेस्ट किया स्पेसएक्स में। और अब देखें वो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहा है, ठीक है। वो चाहे सोलर सिटी हो, स्टारलिंक हो, ट्विटर एक्स जो करंट एक्स है, और जो फॉर्मर ट्विटर था, और टेस्ला, ऐसे कितने वो सॉल्यूशंस हैं नए, ठीक है, जिससे बेसिकली वो क्या कर रहा है, दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये सारे के सारे इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट हैं। तो ये उसकी स्ट्रेटजी है कि एक बिजनेस बिल्ड करो। उसके बाद देखो कुछ भी नहीं था जब उसने लॉन्च किया, कुछ भी नहीं था। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा गौर से समझने की जरूरत है कि बेसिकली है क्या। देखो लोगों को जब पैसा चाहिए होता है तो नॉर्मल वे क्या होते हैं अर्निंग के, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि अगर किसी को हमारे कल्चर में अगर ज्यादा अमाउंट चाहिए तो क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं जी, हम एसेट बेच देते हैं। मगर वो कहते हैं कि हम स्क्रैच से एसेट बनाते हैं। देखो कोई भी बिजनेस एक आइडिया है, और वो आइडिया जो कि ह्यूमन माइंड से जनरेट हुआ है। तो देखो आपने नथिंग से, एक आइडिया से इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप कितने में सेल हुआ? बता सकता है कोई? एनीवन? कि व्हाट्सएप कितने में सेल हुआ, इंस्टाग्राम कितने में सेल हुआ? ये दोनों प्रोडक्ट्स फेसबुक ने बाई की उसके फाउंडर से। तो याद रखें इंस्टाग्राम सेल हुआ है $1 बिलियन में। $1 बिलियन, देखें कुछ भी नहीं था, जस्ट एक आइडिया कितने में सेल हुआ? $1 बिलियन में। तो कितना जबरदस्त मॉडल है कि आपने जीरो से बेसिकली इतनी बड़ी एक वैल्यू का एसेट बना दिया और उसको सेल करके आपने अर्न कर लिया। और व्हाट्सएप सेल हुआ है $18 बिलियन में, ठीक है। मैं कंपैरेटिवली आपको बताना नहीं चाहूंगा, आप खुद अंदाजा कर लें कि ये कितनी ह्यूज अमाउंट है जब आप इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आपने कुछ भी ना होने से बेसिकली बिलियंस जनरेट किए हैं, ठीक है। किससे? जस्ट एक आइडिया से। और आइडिया क्या था कि आपने एक प्रोडक्ट बनानी है, उसको लॉन्च करना है, उस पर एफर्ट करनी है, और एफर्ट करके आपने उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बना के उसको सोल्ड कर देना है। और मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस, न्यू स्टार्टअप्स, जब उनसे पूछा जाए उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होता है कि उन्होंने निकलना कैसे है बिजनेस से, तो वो कहते हैं कि हम इसको अगले 2 से 4 साल में हम इसको सेल करना चाह रहे हैं ताकि हम उसमें से अपना शेयर हम निकाल लें। तो दैट्स अमेजिंग कि आपने स्क्रैच से इतनी बड़ी एम्पायर बिल्ड कर दी, इतने बड़े एसेट बिल्ड कर दिए इतनी वैल्यू के, और ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। आइडिया तो हर किसी के पास आ सकता है ना। और प्रॉब्लम देखिए, आप किसी भी शख्स से पूछो वो कहेगा हमारे यहाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है तो सोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन में कहाँ पे चैलेंज है, ठीक है। सिर्फ जो चैलेंज है वो ये है कि वो हमने बेसिकली उसको लॉन्च कैसे करना, हमें प्रोसेस का नहीं पता। जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हमें प्रोसेस का नहीं पता।
और एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ एक लर्नेबल स्किल है, याद रखें। जिस तरह बाकी स्किल हम लर्न करते हैं ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक स्किल है। देखो ये स्किल जिन लोगों ने लर्न कर ली वो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स बन गए, ठीक है। एलोन मस्क और ऐसे बहुत सारे आप लोग देखें, यार सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, वो मुसलसल नए से नए बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जिसको प्रोसेस लर्न कर लेता है वो बेसिकली मल्टीपल बिजनेसेस को बिल्ड कर सकता है। जी वजीर काशिफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने एड्रेस किया था। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। अच्छा सर, अभी इसमें सवाल ये है ना सर कि एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए उसके पास ये भी होना चाहिए कि कुछ पैसे पहले से भी हो। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास पहले कुछ भी नहीं है, तो आप क्या सजेशन करेंगे कि अब मैं एंटरप्राइज बनने के लिए मैं क्या करूँ? अब मेरे पास पहले कोई बिजनेस नहीं है, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ। तो अगर मैं फर्स्टली अगर स्टार्ट करना चाहूँ एक बंदा, तो उसके लिए आप किस तरह सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे एंटरप्राइज बने? अच्छा, आपने वजीर सेशन वेट करना है, क्योंकि आगे जाके ना आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आते चले जाएंगे। अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू सर। ठीक वेलकम। है सर, थैंक अच्छा जी, तो सेकंड जो रीजन था बिजनेस बिल्ड करने का कि उसको सेल किया जाए, ठीक है, और उससे बेसिकली प्रॉफिट जो अर्न किया जाए, रेवेन्यू। जो तीसरा ये है कि टू बिल्ड अ बिजनेस एंड टेक इट पब्लिक। अच्छा, सेलिंग में क्या होता है, आप 100% बिजनेस में जो कंट्रोल होता है वो लूज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली बिजनेस को 100% खुद मैनेज कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी को डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास बिजनेस की मैनेजमेंट तो होती है कुछ हद तक, मगर उसमें डाइल्यूशन हो जाती है। आप अपने बिजनेस के शेयर्स को सेल कर देते हो मार्केट में, ठीक है। तो बिजनेस भी आपके पास रहता है, मगर आप रेवेन्यू भी अपने शेयर्स की सेलिंग से ले सकते हो, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रेटजीज हैं कोई भी बिजनेस बिल्ड करने में। या आप उसको कंटिन्यू रखो ताकि आप उससे कैश फ्लो अर्न करो, या उसको सेल करो, या फिर उसको पब्लिक करो, ठीक है। तो तीन मेन इसके रीजंस है। अच्छा, अब इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि हमें एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए, ठीक है। मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग जो इस वक्त कर रहे हैं वो छोड़ दें, ठीक है। आप लोगों ने सेशन को सुनना है गौर से। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म होती हैं, ये याद रखें आपने, ठीक है। दिनों जो चेंजेस आती हैं वो दिनों में नहीं आती, प्लानिंग होती है उसकी, ठीक है। प्लानिंग के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है, और एग्जीक्यूशन में बहुत दफा हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इसलिए आपने फोकस करना है प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहला ये है कि वाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। नंबर वन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। इस वक्त अगर आप देखो तो एंटरप्रेन्योरशिप कंपैरेटिवली बहुत इजी है, ठीक है। एक वक्त होता था कि एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी टफ जॉब होती थी, ठीक है, मगर अब तो टेक्नोलॉजी ने चीजें इतनी सिंप्लीफाई कर दी हैं कि आपके पास अगर थोड़ी सी प्रोडक्ट्स हैं, लोग ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप को यूज करके सेलिंग कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखा है कि वो फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर सेलिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर किसी के पास है, एक्सेस हर किसी के पास है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा मौजूद हैं। तो नंबर वन, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर कि आप बेसिकली जो इस डिसरप्शन है टेक्नोलॉजी की मार्केट में, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं आप उसको अवेल करें, आप टेक्नोलॉजी की लीवरेज को यूज करें। देखिए आज 20-20 साल के नौजवान है वो बिलियनियर बन रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं जो कि ऐसी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं दुनिया की, जो कि शायद जिससे पहले कंसिडरेशन में नहीं थी, ठीक है। वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो इससे पहले शायद लोगों ने सोचा भी नहीं थे, ठीक है। तो बेसिकली जो लीवरेज टेक्नोलॉजी दे रही है, जो एक्सेस टेक्नोलॉजी दे रही है। एक वक्त होता था मार्केटिंग बड़ी मुश्किल जॉब थी, जब आपने पर्सनल सेलिंग करनी थी, एक एक दरवाजा बजाना था, एक एक शख्स से मिलना था। आज देखिए लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके, डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके वो घर बैठ के ये सारी जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो निस्बतन बिजनेस को करना आसान हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर आप स्किलफुल हैं और आप स्किल लर्न के प्रोसेस में हैं तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इजी हैं, ठीक है। सिर्फ जो रोल है वो ये है कि आपने जंप इन करना है प्रोसेस में। नंबर सेकंड ये है, इट्स चैलेंजिंग एंड फन। बिजनेस कोई इजी जॉब नहीं है, ये एक डिफिकल्ट जॉब है, टफ प्रोसेस है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट अटेंशन करनी पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए, इस टारगेट तक पहुंचने के लिए, ठीक है।
दिन रात ये करना पड़ता है, मगर ये फन होता है, ठीक है। जब आप इस प्रोसेस में एंगेज हो, आप पैशनेट हो, आप अपने लिए वर्क कर रहे हैं और आपको पता है कि आज की आपकी मेहनत लॉन्गर टर्म में आपको इसका रिटर्न देगी। देखिए बहुत सारे लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि देखें यार वो एंटरप्रेन्योर है, दुनिया घूम रहा है, उसका बिजनेस पीछे चल रहा है। ये तो हम आज देख रहे हैं ना वो क्या कर रहा है, हमने तो उसका शुरू देखा ही नहीं है कि उसने कितनी मेहनत की। मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई, चेयरमैन थे उसके गोल्डन पर्ल के, तो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने बेसिकली गोल्डन पर्ल को कैसे बिल्ड किया। तो वो बताते हैं मेरी बड़ी छोटी सी शॉप थी एक, मगर मैं उस शॉप से बाहर निकलना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था, मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो मुझे लगा मुझे कॉस्मेटिक्स बनानी चाहिए, मुझे क्रीम बनानी चाहिए। कहते मैं दिन को शॉप करता, रात को जो खाने वाले बर्तन थे उन्हीं बर्तनों को यूज करके मैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट करता था प्रोडक्ट बनाने के। और मैंने कितना ही अर्सा लगाया एक्सपेरिमेंट करने में, ठीक है। कभी कोई प्रोडक्ट बनी नहीं बनी, उसको चेक किया, टेस्ट किया, आखिर उसकी मेहनत रंग ले आई, आहिस्ता आहिस्ता उसके उस एक प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। फिर देखो प्रोडक्ट को सेल करना, शॉप पे कस्टमर आते थे, उनको सेल करना शुरू कर दी, ठीक है। अब असल गेम स्टार्ट होती है जब आपके पास आपका कस्टमर, रिपीट कस्टमर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट इफेक्टिव है उनके लिए, ठीक है। और वो इम्प्रूव करते करते वो कहते हैं कि ऐसी स्टेजेस भी आई हैं कि शायद मेरे लिए हालात बड़े ही मुश्किल थे, मगर अगर आज वो $1 बिलियन, वो बिलियंस रेवेन्यू में जनरेट कर रही है कंपनी, तो उसके पीछे इसकी जो 25 साल की एफर्ट है, ठीक है। और 25 साल में से जो 10 ईयर्स हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज अगर वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उनका पैसा उनके लिए एक्सपेंशन ला रहा है, उनका पैसा उनके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है, और उनकी टीम उनके लिए काम कर रही है, तो उससे पहले उनकी एफर्ट है। तो कई दफा ये जो शॉर्ट टर्म एफर्ट वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए करनी चाहिए। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक एक ऐसा रोल है कि जो चैलेंजिंग है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है, मगर जो लोग चैलेंजेस को पसंद करते हैं, वो दुनिया में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वो इसको ऑप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी टू परसू अ पैशन। अब एम्प्लॉयमेंट का, और अगर क्योंकि अक्सर मैं लोगों से इंटरव्यूज करता हूँ, क्वेश्चंस भी होते हैं, तो मैं मोस्टली एम्प्लॉय से जब मैं मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि आप जो कर रहे हैं और आपका जो पैशन है क्या ये मैच करते हैं। तो नॉर्मली मुझे जो 80% के करीब, 80-90% के करीब जो लोगों के आंसर मिले वो ये थे कि नहीं, मेरा पैशन तो कुछ और था, मगर मैं जो रोल परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मेरा इस वक्त प्रोफेशन है, वो डिफरेंट है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन मैं जब पूछता हूँ एंटरप्रेन्योर से, वो कहता है कि आई एम डूइंग द जॉब ऑफ माई पैशन, मैं वही बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस बिल्डिंग पैशन के बगैर होती नहीं है। और सबसे इफेक्टिव बिजनेस वही होता है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का पैशन उसके साथ शामिल हो, ठीक है। मसलन एक एक स्टूडेंट है मेरी, वो अपना उसका बेकरी का सेटअप है। अच्छा, अब वो क्या थी, उसने कहा कि शुरू से बेसिकली मैं आई वाज पैशनेट अबाउट मेकिंग केक्स एंड अदर बेकरी आइटम्स, और उसके उस पैशन ने उसको इंस्पायर किया कि वो स्मॉल स्केल के ऊपर अपने बिजनेस को स्टार्ट करे, और अब अपने बिजनेस को वो ग्रो कर रही है, ठीक है। इस तरह एक और एक स्टार्टअप है जिनके साथ मैं अटैच हूँ, वो भी एक खातून है, शी इज पैशनेट अबाउट टू मेकिंग द फैशन प्रोडक्ट्स, और वो इतनी ज्यादा पैशनेट है कि अपने इस पैशन को उसने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए बेसिकली क्या तरीका होता है कि जो उनका पैशन होता है वो उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं एक और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ अटैच था एक प्रोजेक्ट में एज ए मेंटोर। तो वो बच्चे बेसिकली उनका जो पैशन था, वो 4 स्टूडेंट थे, और उनका पैशन था कि वो गाड़ियों की जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, यानी उसमें अपनी मर्जी की जो चीजें लगवाते हैं, ठीक है। तो दे वर सो मच पैशनेट अबाउट कि उन्होंने अपने उस पैशन को चारों ने मिलकर बेसिकली बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और उसको एक ऑनलाइन मॉडल में कन्वर्ट करके उसको लॉन्च किया। तो नॉर्मली जो एक बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि कंट्रोल आपके पास होता है बड़ी, अगर इसमें सीधी से हम बात करें ना कि डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल आपके पास है। जब डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल आपके पास है तो आप अपनी डायरेक्शन को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, आप चीजों को मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पैशन परस्यू करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए। टू मेक अ डिफरेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया में जो बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रिएट हुए हैं, वो इम्पैक्ट को क्रिएट करने वालों में एक बड़ा जो रोल है वो एंटरप्रेन्योर्स का है, ठीक है। अब देखो
जनरल इलेक्ट्रिक आज भी कंपनी मौजूद है, इसका जो फाउंडर है वो थॉमस एडिसन है, जिसने बल्ब जो है इन्वेंट किया। अब ये जो बल्ब इन्वेंट किया, क्या उसने दुनिया में एक डिस्ट्रप्शन नहीं क्रिएट की, इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट किया, लाइफ कितनी आसान कर दिया लोगों की, ठीक है। बेशक वो एक कमर्शियल बेनिफिट के लिए उन्होंने ये सारी एक्टिविटीज की, मगर उसके साथ साथ देखो ह्यूमैनिटी को भी तो बेनिफिट हुआ है ना उसका। आप मेडिकल में देखें कितनी ऐसी इनोवेशन है जो लोगों ने मेडिकल में की है और जिससे ह्यूमैनिटी बेनिफिट उठा रही है। कितनी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं, कितनी ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली टू मेक अ डिफरेंस, ये भी एक गोल हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का। फाइनेंशियल रिवार्ड्स, मैं एक बुक रीड कर रहा था, एक पर्सन ने लिखा हुआ, तो उसने कहा जिस स्ट्रीट में मैं रहता हूँ वहां पे 10 बड़े घर हैं और 10 में से, और यानी वो अल्ट्रा रिच पीपल रहते हैं वहां पे, और उस 10 घरों में से जो 9 घर हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के। तो आप देखेंगे दुनिया में अगर आप रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट उठाएं तो आपको उसमें मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स की मिलेगी। ये हाईली रिवार्डिंग एरिया है। अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, आपकी एफर्ट रंग लाती है, तो ये एक रिवार्डिंग जॉब है कंपैरेटिवली अदर प्रोफेशंस। अच्छा जी, नेक्स्ट है बी योर ऑन बॉस। बी योर ऑन बॉस से मुराद ये है कि आप अपने आप को खुद मैनेज कर रहे हैं, आपका टाइम, आपकी जो कंट्रोल है वो आपके पास है, ठीक है। आप अपने लिए डिसीजन मेकिंग खुद कर रहे हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और फॉर पर्सनल ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एरिया है कि जहां पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को मल्टीपल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, मल्टीपल कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जैसे जैसे इंसान इसमें आगे बढ़ता रहता है, उसकी स्किल्स जो है वो बेहतर से बेहतर यानी शार्प होती रहती हैं, ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों को या किसी भी शख्स को बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो परस्यू करनी चाहिए। करनी कैसे चाहिए जी, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो? हेलो, अंडरस्टैंडेबल है? जी सर, यस सर। अच्छा जी, अब बेसिकली मैं आप लोगों के सामने वो फार्मूला ला रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे नज़दीक एक किसी भी बिजनेस को या स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिकली वो इसे मैंने बेसिकली स्टार्टअप सक्सेस 3 फैक्टर फ्रेमवर्क का नाम दिया है, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी बेसिकली पर्सनल रिसर्च है जिसकी से ये मैंने क्रिएट किया। तो मेरे नजदीक किसी भी स्टार्टअप को, बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, ठीक है। जिसमें से नंबर 1 है एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, कि जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर बेसिकली ये जज्बा, एक स्पिरिट हो। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 2, उसके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। और नंबर 3 ये है कि उसकी जो लॉन्चिंग है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। और वो पॉइंट जहां पे ये तीनों एलिमेंट मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां जाके स्टार्टअप की सक्सेस की रेशो बढ़ जाती है, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं कि किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए बेसिकली 3 एरियाज हैं जहां पे, या 3 फैक्टर्स हैं जो कि मोस्ट कंसीडरेबल फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स मैंने कहां से आइडेंटिफाई किए, क्योंकि मैंने बहुत सारी जो स्टार्टअप की पिचेस हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैंने दोनों ऑब्जर्व की, और मैंने देखा कि जो ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो बेसिकली कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि किसी भी बिजनेस में देखते हैं, ठीक है। कि किसी भी बिजनेस में ऑब्जर्व करते हैं वो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं। तो मुझे वो ये 3 एरियाज मिले, ठीक है। हम हर एक फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। जी, दिलावर अली और मोहम्मद सुहेल, आप काइंडली इज दिस पॉसिबल कि आप चैट में अपने क्वेश्चंस को लिख दें, ठीक है, मैं वहां पे आंसर कर दूंगा।
तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट क्या होती है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी बेसिकली उसको 3 सब कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से मुराद है कि हम जिसको बहुत सादा कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर खुद कैसा है, वो कितना स्किलफुल है, उसका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जो किसी भी बिजनेस की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने इसको वॉच करना हो, आप पाकिस्तान में जो फेलुअर बिजनेस है आप उनको स्टडी करें, तो होता क्या है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, लॉन्च बहुत अच्छी थी, मगर जिसको हैंड ओवर की गई वो स्किलफुल नहीं था, ठीक है। मैंने एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो पाकिस्तान की मार्केट और जो इंटरनेशनल मार्केट है वो देखा है। देखो इंटरनेशनल मार्केट में कोई कितना भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डायरेक्टली बिजनेस उनको हैंड ओवर नहीं किया जाता। वो सबसे पहले बिजनेस उनको कहती हैं कि आप अपने स्टार्टअप्स को लॉन्च करें, आप सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बिल्ड करें, और जब एक्सक्यूज मी आप सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को बिल्ड करें, और अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो फिर हम देखेंगे कि आपकी वो स्किल किस लेवल तक बिल्ड हुई है, और आपने सीरियल में ये जॉब करनी है। एक नहीं, एक से ज्यादा बिजनेसेस को बिल्ड करना है, ठीक है। आप स्टडी करें, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प के बच्चों में से है, ठीक है, चाहे वो एलोन मस्क के बच्चे होंगे, वो जब भी इस प्रोसेस से आएंगे वो स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, सॉरी, वो अपनी स्किल को स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो अपनी स्किल को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज, जो के कस्टमर की नीड की आइडेंटिफिकेशन है। वो वहां से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ कंपैरेटिवली क्या होता है, पाकिस्तानी कल्चर में एक जनरेशन ने बिजनेस बिल्ड किया, सेकंड जनरेशन ने उस बिल्डिंग में उसको सपोर्ट किया, मगर थर्ड जनरेशन तक, क्योंकि पाकिस्तान में एक ये भी बहुत मशहूर है एक मकौला कि तीसरी जनरेशन तक बिजनेस खत्म हो जाता है। तो तीसरी जनरेशन को वो बिजनेस जो होता है वो सोने की थाल में मिलता है, वो डायरेक्ट सीनियर पोजीशंस पे लैंड करते हैं, और जब वो डायरेक्ट सीनियर पोजीशन पे लैंड करते हैं तो बेसिकली उनके पास वो माइंडसेट और वो स्किल सेट नहीं होता जिससे बिजनेस को चलाना है या बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये इतना बड़ा गैप होता है कि अल्टीमेटली उस बिजनेस का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल पैशन, नंबर 2 एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, और नंबर 3 एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट। हम हर एक को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल पैशन है क्या? Entrepreneurial passion refers to the intense enthusiasm, dedication, and emotional commitment that individuals have towards their entrepreneurial pursuit. ठीक है, याद रखें हमेशा जो पैशन होता है ये एक ड्राइविंग फोर्स होती है। अगर इंसान किसी चीज के बारे में पैशनेट नहीं है, जैसे कि ये बिजनेस है या एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है, तो उस बिजनेस के लिए देखो वो उतनी एफर्ट नहीं कर सकता। एक नया बिजनेस बिल्ड करना बहुत ही मेहनत तलब काम है, रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, क्रिटिसिज्म होता है। तो बेसिकली इन सारी चीजों को विदाउट पैशन फेस करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और इसीलिए जैसे मैंने अभी बिजनेस आइडिया में भी कहा था कि कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे बिजनेस में काम करें जो आपका पैशन भी है, क्योंकि इंसान ये कहता है कि मैं अपने पैशन के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है, मेरे लिए बाकी बहुत सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप में फेलियर का ये नहीं है कि आपका बिजनेस चल नहीं रहा या आप गिर गए हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में फेलियर का मतलब होता है क्विट करना। इसमें लूजिंग होती है, इंसान बार बार फेलियर्स आते हैं रास्ते में, मगर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं वो दोबारा उठ के खड़े होते हैं और बिजनेस को फिर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हर प्रोसेस से वो लर्न करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मगर चैलेंज है कि जहां पे इंसान क्विट कर जाए तो वहां से बिजनेस का फेलियर स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले तो देखो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। वो कहते हैं कि जिस स्ट्रेटजी में लूजिंग ना हो वो स्ट्रेटजी के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। लूज होना पार्ट ऑफ प्रोसेस है,
ठीक है, कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत टफ थे, मगर जब वो अपने प्रोसेस से गुजर गए तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो सक्सेस को अचीव किया। ठीक है, और दुनिया में आज हर जो सक्सेसफुल बिजनेस है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजरा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन से गुजरा है, और जब वो सिचुएशन से गुजरा है तो आज वो उसका बेनिफिट जो है वो एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरियल पैशन और वो डेडिकेशन ये बहुत जरूरी है। अगर ये पैशन नहीं है तो लंबे अरसे तक बिजनेस को मैनेज करना और लेके चलना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल जो है वो बड़ी डेडिकेशन से काम करते हैं, उसके बाद पैशन लूज हो जाता है। ठीक है, पहले जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं हम उनको बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं, मगर आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब पैशन खो देते हैं तो फिर वही क्रिटिसिज्म उनको लगने लग जाता है कि यार वो सही कह रहे हैं, शायद मैं गलत हूँ, और वहां जाके वो हिम्मत हार जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पैशन जो है इस प्रोसेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है माइंडसेट। एक्चुअली ह्यूमन माइंडसेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज के दौर में जहाँ पे नॉलेज एक कमोडिटी बन गया हुआ है, तो अब जो बहुत सारा काम रह गया हुआ है, हमारे जैसे जो टीचर्स हैं या जो ट्रेनर्स हैं, उनका काम सिर्फ लोगों का माइंडसेट बिल्ड करना रह गया है। ठीक है, अब एक अफेक्टिव माइंडसेट बेसिकली बहुत सारी जो सिचुएशंस को इफेक्टिवली डील कर लेता है। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड अप्रोचिंग अपॉर्चुनिटीज, challenges and decision making that is commonly associated with entrepreneurs. Key entrepreneurial traits are included vision, courage, creativity, discipline, and the ability to withstand criticism and the ability to delay gratifications. तो याद रखें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बेसिकली चीजों को डिफरेंटली देखता है। जहां पे लोग प्रॉब्लम देखते हैं वो वहां पे सोल्यूशन देखता है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली लिफ्ट के नाम से एक अमेरिका में जो राइड सर्विस है वो बड़ा सक्सेसफुल वहां का ये प्रोजेक्ट है। तो हुआ क्या कि जो इसका फाउंडर था, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, लोगान किस तरह का शायद कोई नाम था उसका, तो वो बेसिकली जिम्बाब्वे में था, वहां पे जरा अपने वेकेशन स्पेंड कर रहा था। तो वो उसने टैक्सी को जब रेंट आउट किया तो उसने देखा कि टैक्सी रास्ते में जाते हुए ना टैक्सी ड्राइवर मुख्तलिफ और लोगों को गाड़ी में बिठा रहा था। अब देखिए उसका जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट था कि उसको लगा कि यहाँ पे एक बिजनेस आइडिया बन सकता है। जब वो अमेरिका वापस आया उसने देखा कि हर गाड़ी में एक मुसाफिर है, वो जा रहा है, तो हम कोई ऐसी राइड शेयरिंग सर्विस को अगर लॉन्च कर दें एज ए बिजनेस। ठीक है, अब देखो उसने आइडिया वहां से लिया, लॉन्च अमेरिका में किया और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गया। तो याद रखें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट चीजों को बेसिकली प्रॉब्लम्स नहीं अपॉर्चुनिटीज की नजर से देखता है। ठीक है, उसके सामने आने वाली सिचुएशंस में वो पॉजिटिविटी देखता है, वो लॉन्ग टर्म विजन देखता है। ठीक है, और वो एक ब्रॉडर सेंस में चीजों को देखता है। यहाँ पे एक टर्म उसने जैसे यूज की है कि डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। जो माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल होता है ना, वो बेसिकली ये नहीं है कि अगर थोड़ी सी सक्सेस अचीव हो गई तो उस सक्सेस को फौरी एंजॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। अब पाकिस्तान में एक स्टार्टअप था, क्लोज हो चुका है, तो जब उसका वो फिर यानी वो फाइनली उन्होंने उसको ऑपरेशन क्लोज कर दिए हैं, हालांकि वो बहुत धूमधाम से लॉन्च हुआ। उसका जो एक केस स्टडी था जो मैंने रीड किया, तो उसमें था कि बेसिकली उसके फेलियर का एक रीजन ये भी था कि उन्होंने लग्जरीज के ऊपर शुरू से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया उस बिजनेस ने। ठीक है, लोगों के लिए। ठीक है, यानी जैसे बिजनेस लॉन्च हुआ, स्टार्टअप शुरू में कुछ चीजों को होल्ड करता है, उसकी कोशिश होती है कि अगर हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो बिजनेस में री इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि वो लग्जरी ऑफिस, लग्जरी गाड़ियां और स्टाफ और ऐसी इंजॉयमेंट पे एक्सपेंस होना शुरू हो जाए। तो वो इन्वेस्टर का पैसा लिया, उन्होंने एक्सपेंस किया इन सारी चीजों के ऊपर, और थोड़े अरसे बाद बिजनेस, देखो बिजनेस का जो फेलियर का एक सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो कैश फ्लो होता है। ठीक है, वो अपना कैश फ्लो बंद कर बैठे और अल्टीमेटली जो बिजनेस था वो शट डाउन हो गया। ठीक है, फेलियर हो गया उसका। जो तीसरा इसमें एलिमेंट है दैट इज एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट। दुनिया में कोई भी जो जॉब है दैट इज पार्ट ऑफ स्किल्स। ठीक है, आप कितने स्किलफुल हैं उसके में। ठीक है, आपके पास कितनी स्किल है उस जॉब को, उस रोल को परफॉर्म करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, एबिलिटीज एंड क्वालिटीज दैट आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर एंगेज्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टिंग एंड रनिंग देयर ओन बिजनेसेस।
ठीक है। तो ये स्किल्स बेसिकली, और स्किलफुल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाजमी नहीं है कि जब आप स्टार्ट करें आप तब स्किलफुल हैं। बहुत सारे लोग बेसिकली प्रोसेस में ये स्किल गेन करते हैं, जब वो बिजनेस लॉन्च करते हैं या फिर वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल रिक्वायर्ड है वो मैं कैसे गेन करूं। ठीक है। और याद रखें, एंटरप्रेन्योर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो सेलिंग स्किल है। और सेलिंग में याद रखिए, लाजमी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर ने प्रोडक्ट को सेल करना है। एंटरप्रेन्योर ने अपना आइडिया सेल करना होता है, अपना विजन सेल करना होता है लोगों को। इसलिए सेलिंग स्किल की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इस प्रोसेस में। ठीक है। इसके अलावा लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑपरेशंस को मैनेज करना, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स, ये वो कोर स्किल्स हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है, जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए, ताकि उससे वो अपने बिजनेस को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सके। ठीक, यहां तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? तो हमने देखा कि बेसिकली देयर आर 3 एलिमेंट्स, जिसमें से नंबर 1 था एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जाएंगे, जो सेकंड फैक्टर था दैट वाज अ बिजनेस आइडिया। जब एंटरप्रेन्योर स्किलफुल है, उसका माइंडसेट भी जो एंटरप्रेन्योरियल है और वो पैशनेट भी है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो एक बिजनेस आइडिया है। बिजनेस आइडिया को भी 3 सब फैक्टर्स के ऊपर मेजर किया जाता है, जिसमें से नंबर 1 डिजायरेबिलिटी है, नंबर 2 स्केलेबिलिटी है, नंबर 3 प्रॉफिटेबल। व्हाट इज डिजायरेबल? ठीक है। बिजनेस आइडियाज आर द वाइटल एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर। बिजनेस आइडिया मे बी अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस आइडिया आर, ठीक है, कि वो डिजायरेबल हो, स्केलेबल हो और प्रॉफिटेबल हो। हम हर एलिमेंट को भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज meant by desirable? Desirable means a business idea must be the solution of a problem for which people shall willing to pay. Desirability is the knock-off stage for any business idea. If a product is not desired by the customer, all other factor lost their effectiveness. ठीक है। अगर आपकी अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसको लोग लाइक नहीं कर रहे, या वो नहीं चाह रहे, तो बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपनी वर्थ खो देते हैं। ये नॉक आउट फैक्टर है। ठीक है। डिजायरेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग उसको चाह रहे हैं। ठीक है। अब क्या नोकिया के पास कैपेबिलिटीज नहीं थी? उन्होंने प्रूव नहीं किया कि वो कितने स्किलफुल है, उनकी प्रोडक्ट की रेंज कैसी है, वो कितने रिलायबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। मगर जब कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, उनकी प्रोडक्ट की डिजायरेबिलिटी खत्म होगी, तो उसके साथ ही नोकिया भी खत्म हो गया। ठीक है। वो आज तक सरवाइव कर रहा है दोबारा अपनी वो पोजीशन गेन करने के लिए। जो सेकंड फैक्टर है दैट इज स्केलेबल। Scalable means the business model has potential to grow exceptionally in multiple segments without comparative increase in cost. Technology. Technology startups have great potential of expandability or scalability, like LinkedIn, Facebook, Google और Netflix. Scalability का मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस को कल मल्टीपल सेगमेंट्स में स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं उसको विद कंपैरेटिवली लोअर कास्ट। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आज जो दुनिया में सबसे ज्यादा और इफेक्टिव और स्केलेबल जो बिजनेस है वो आईटी के बिजनेस है। अब देखो, नेटफ्लिक्स एक जगह पे बैठ के बनाया और पूरी दुनिया को वो सर्व कर रहा है। फेसबुक एक जगह पे बैठ के मैनेज हो रही है, एक जगह पे बैठ के डेवलप हो रही है, और पूरी दुनिया के लिए वो सोल्यूशन जो है वो इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। इसी तरह आप लिंक्डइन को देखिए, या जितने भी आईटी के सोल्यूशन हैं, ठीक है, अब ये गूगल मीट वगैरह, जो गूगल की जितने भी प्रोडक्ट्स है, देखो ये स्केलेबल प्रोडक्ट्स है ना, कि आप इसको पूरी ग्लोबली आप किसी भी जगह पे इसको लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी जगह पे इसको लेके जा सकते हैं। तो स्केलेबल, आपका आइडिया कितना ज्यादा स्केलेबल है, और इसीलिए आईटी के जो बेसिकली स्टार्टअप्स हैं वो ज्यादा पॉपुलर हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि उनमें स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि उसमें आपने देखो, अब जो बाउंड्रीज है वो तो खत्म हो गई हैं, जो कंट्रीज की बाउंड्रीज है वो खत्म हो गई हैं। ठीक है। आईटी आपको ग्लोबल रीच देता है, आप किसी भी जगह पे सर्व कर सकते हैं, आपकी क्लाइंटेज किसी भी जगह पे हो सकती है। ठीक है। तो बिजनेस आइडिया का स्केलेबल होना सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस प्रोसेस में।
और जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस आइडिया का, दैट इज प्रॉफिटेबल। The profitable business idea means it has the potential to generate more revenues than the cost involved producing and selling the product or services। ठीक है, एक बिजनेस कब प्रॉफिटेबल होगा? जब उसकी जो रेवेन्यूज हैं उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो, यानी जितने में वो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करके दे रहे हो आप उसके अगेंस्ट ज्यादा अर्न कर रहे हो। अगर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, तो उसको एंटरप्रेन्योर को उसमें कोई चार्म नहीं होगा एक कमर्शियल बिजनेस में कि वो उसको परस्यू करे। ठीक है, द अल्टीमेट गोल ऑफ अ कमर्शियल बिजनेस इज टू इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम, इन रिटर्न दे गेट पेड मोर देन द कॉस्ट ऑफ देयर ऑफरिंग्स। ठीक है, कि जितना एक्सपेंस उनको लगा है वो सोल्यूशन प्रोड्यूस करने में और पहुंचाने में उससे ज्यादा वो अर्न करें। ठीक है, तो बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल होने के लिए 3 फैक्टर्स पे पूरा उतरना जरूरी है। नंबर 1, बताएगा कोई कौन कौन से चैट में, अगर आप लोगों को याद हो तो? किसी को भी नहीं याद? तो नंबर 1 है कि आइडिया डिजायरेबल हो। जी मरियम शायद, थैंक यू। नंबर 2 है स्केलेबल हो, और नंबर 3 ये है कि वो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद जो 4th एलिमेंट था, सॉरी 3rd एलिमेंट था, दैट वाज लॉन्च। ठीक है, कि आपकी जो लॉन्च है उस प्रोसेस की, उस आपके वेंचर की, ठीक है, वो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप उसकी लॉन्च और उसके ऑपरेशंस को मैनेज कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे हमने बात की कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स को देखा गया कि वो कितना स्किलफुल है, नंबर 2 आइडिया देखा गया, और नंबर 3 की ऑपरेशंस की मैनेजमेंट कैसे हो रही है। ऑलराइट, यहां तक क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? अच्छा, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अटेंडेंस हो जाए। अगर आप लोग काइंडली अपने कैमरास को ऑन कर लें और चैट को आपने थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले, ठीक है, तो हम आपकी अटेंडेंस कर ले एक दफा। क्विकली प्लीज। वजीर काशिफ, मुजाहिद हमीद, अफशा अनवर, नूर फैसल, मोहम्मद नईम, अरीशा फयाज, मोहम्मद सुहेल, सुहेब अली, मलाइका रज़ाक, नूर फातिमा, आप लोग काइंडली ऑन करेंगे अपने कैमरा। शहजाद अली जल्दी से, राफे, और अगर स्माइल के साथ हो जाए आपकी पिक्चर। चलेंगे, थैंक यू वेरी मच। हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसके साथ ही हम एक क्विक जो है वो ओवरव्यू ले लें जो अभी तक की हमारी डिस्कशन हुई। हमने सबसे पहले बेसिकली देखा कि किसी भी बिजनेस वेंचर में जो इम्पोर्टेंस है उसके प्रॉब्लम की वो कितनी ज़्यादा है, और आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि हमारे यहाँ अगर बिजनेसेस में चैलेंजेस हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, मैंने मोस्टली देखा है कि हमारे यहाँ जो बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस से स्टार्ट होते हैं, वो प्रॉब्लम से या नीड से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि प्रॉब्लम नॉर्मली उसके कौन से फैक्टर्स हैं, जब हमने प्रॉब्लम को कंसीडर करना है कौन कौन से एलिमेंट देखने हैं। फिर हमने देखा कि एक सक्सेसफुल जो बिजनेस है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो हमने देखा कि सक्सेसफुल जो स्टार्टअप या बिजनेस वो 3 कोर एलिमेंट्स या फैक्टर्स हैं उसमें, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर इटसेल्फ, उसकी स्पिरिट, नंबर 2 बिजनेस आइडिया, और नंबर 3 था लॉन्च। ठीक है, फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप में देखा एंटरप्रेन्योरियल पैशन, फिर हमने 2nd नंबर पे देखा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, और नंबर 3 देखा हमने एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट। और जो
था हमारा बिजनेस आइडिया। हमने बिजनेस आइडिया में देखा कि बेसिकली कोई भी इफेक्टिव बिजनेस आइडिया 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे उसका पूरा उतना जरूरी है। वो डिजायरेबल हो, वो स्केलेबल हो और वो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। और तीसरा एलिमेंट जो इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लॉन्च, कि आपका एंटरप्रेन्योरियल जो स्पिरिट है वो बहुत इफेक्टिव है, आपका बिजनेस आइडिया बड़ा जबरदस्त है, मगर मेजॉरिटी ऑफ जो बिजनेसेस हैं वो लॉन्च में फेल हो जाते हैं। ठीक है। आपका आइडिया, और ऐसे देखें दुनिया में बहुत जबरदस्त आइडिया के साथ लोग बिजनेस लेके आए हैं। ठीक है। और एक एक बिजनेस एक आइडिया लेके आया, वो शायद इसको इफेक्टिवली कवर नहीं कर पाया। ठीक है। वो शायद इसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाया, मगर कंपैरेटिवली एक दूसरा जो एंटरप्रेन्योर है उसने उसी आइडिया को सक्सेसफुल कर लिया। ठीक है। तो बेसिकली जो डिफरेंस यहाँ पे था वो एंटरप्रेन्योर की स्किल सेट के ऊपर था और इसके साथ साथ उसकी ऑपरेशंस की मैनेजमेंट के ऊपर था। ठीक है। तो एक स्टार्टअप लॉन्चिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू बिजनेस और प्रोडक्ट टू द मार्केट। इट इज अ क्रिटिकल फेज इन द लाइफ ऑफ अ स्टार्टअप बिकॉज इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर इट्स ग्रोथ एंड सक्सेस। तो सबसे पहला एलिमेंट जो किसी भी बिजनेस की लॉन्च में इंपॉर्टेंट है वो उसका टाइम है। टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर टाइम इफेक्टिवली मैनेज नहीं है, ठीक है, या टाइम के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाए तो उससे क्या होगा। वो इरिडियम की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मेट्रोला का जो प्रोजेक्ट था, कि वो इतना लेट हो गया कि तब तक उसके जो सब्स्टिट्यूट है वो मार्केट में अवेलेबल थे, और जब वो अवेलेबल थे तो शायद उसका जो प्रोजेक्ट था वो अब इफेक्टिव उसका होना मुश्किल हो गया। ठीक है। अब आपके सामने ये मैंने एक स्टडी रखी है, ठीक है, जिसमें टॉप 5 फैक्टर्स इन सक्सेस ऑफ अक्रॉस मोर देन 200 कंपनीज। बेसिकली एक स्टडी की गई कि जिसमें 200 कंपनीज की सक्सेस को ऑब्जर्व किया गया और देखा गया कि उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा था जो उनकी सक्सेस में जिसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि फंडिंग। नॉर्मली बहुत सारे लोग वो समझते हैं कि शायद उनके पास फंड नहीं है इसलिए वो बिजनेस नहीं कर सकते। मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि इस वक्त गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज इतनी ज्यादा एफर्ट कर रही हैं स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली स्टार्टअप में उनकी भी इंटरेस्ट होती है। अगर आपका एक आइडिया सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो उसमें उनकी जो ग्रोथ है वो भी एक्सपेंशनल होती है, एक्सेप्शनल होती है। ठीक है। तो फंडिंग बिजनेस के लिए या बिजनेस आइडिया के लिए चैलेंज नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो चाहे वो स्मेटा के रेफरेंस से करवा रही है या गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जहां से वो बेसिकली हेल्प आउट करते हैं स्टार्टअप्स को कि वो उनको फंडिंग का इशू ना हो। ठीक है। तो जो फंडिंग की वजह से सक्सेसफुल हुए वो स्टार्टअप थे 10% आउट ऑफ 200। ठीक है। जिनका बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त था, उनकी रेशियो थी 17.1%। बिजनेस आइडिया बड़ा जबरदस्त था, दैट वाज 20%। उनके पास टीम एक्सीलेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस में। ठीक है। क्योंकि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टीम स्पिरिट, टीम वर्क है ये। 23%। और सबसे जो ज्यादा परसेंटेज थी सक्सेस की वो टाइमिंग थी, कि एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जब उसकी नीड थी उसको लॉन्च किया गया। ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ। अब देखिए एयरबीएनबी एक बहुत बड़ा सक्सेस है स्टार्टअप में, और उबर या क्रीम वगैरह आर एग्जांपल्स बिकॉज पीपल वांट एक्स्ट्रा मनी। ठीक है। जब ये लॉन्च किए गए तो बेसिकली एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और लोग चाह रहे थे कि उनके पास अदर सोर्सेज हो इनकम के। तो उन अदर सोर्सेज को मीट करने के लिए उन्होंने बेसिकली जो टाइम था उसको क्लिक किया तो वो सक्सेस में कन्वर्ट हो गया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो टाइमिंग है, कि आपका स्टार्टअप बेसिकली आपने स्टडी की, वर्किंग की, सारा कुछ करके आपने उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है। मगर आप उसको टाइमली लॉन्च नहीं कर पाए तो उससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं या उसका सक्सेस का रेट कम हो जाता है। नंबर सेकंड है प्राइसिंग। आपकी प्राइसिंग कितनी इफेक्टिव है। हमारे यहाँ नॉर्मली समझा जाता है कि हमें हायर प्राइसिंग की वजह से चीजें सेल नहीं होती। बेसिकली ये डिपेंड कर रही होती है कि आपका बिजनेस किस स्टेज के ऊपर है, आपकी प्राइसिंग कैसी है, आपका प्राइसिंग मॉडल कैसा है, आप किस तरह से अपने कस्टमर को चार्ज कर रहे हो। ठीक है।
और कितनी वैल्यू पे चार्ज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। और प्राइस की कैलकुलेशंस और उसको बेसिकली मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एक जगह पे एक आइसक्रीम की बेसिकली रो ऑफ शॉप्स थी, वहां पे 3-4 शॉप्स थी आइसक्रीम की। तो वो एक नॉर्मल आइसक्रीम सेल कर रहे थे और उसी जगह पे उनके साथ एक नई शॉप ओपन हुई आइसक्रीम की, ठीक है। अब उन्होंने शुरू से जो खुद को डिफ्रेंशिएट किया वो ये किया कि वो बेसिकली एक प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमने उनकी प्रोडक्ट को ट्राई किया, फैमिली के साथ हम वहां से गुजर रहे थे, हमें लगा कि ये शॉप एक ओपन हुई है, उन्होंने प्रीमियम मेंशन किया हुआ था, हमने वहां से बाय किया, उसको टेस्ट किया, उनकी प्रोडक्ट, उनके जो प्रोडक्ट के साथ एक्सेसरीज थी, हर एक की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त थी। तो मैं अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहा था, देखे कितने अरसे, अच्छा जब उनकी जो प्राइस थी ना, वो प्राइस बेसिकली जो नॉर्मल वहां पे शॉप थी उनके नियरेस्ट उनकी प्राइस थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर वो 150 की सेल कर रहे थे तो ये 170 की सेल कर रहे थे। तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो स्टार्टअप है, लेट्स सी कि कितने अरसे तक अपनी इस क्वालिटी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे जो चैलेंज नजर आया वो उसकी प्राइसिंग में नजर आया। देखो, आप अगर आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप बाकियों से खुद को डिफरेंट करके बेच रहे हो, तो आप उसको प्रीमियम चार्ज भी करो, ठीक है। सस्ता बेचना लाजमी नहीं है। देखो, आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी पोजीशनिंग को बेहतर करके आप बेटर चार्ज कर सकते हो। तो वही हुआ कि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर अंदर उनके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी, फॉर एग्जांपल जो वो स्पून यूज करते थे, वो कब यूज करते थे या कौन यूज करते थे, उसकी क्वालिटी लो हो गई। मैंने उनसे पूछा क्वालिटी चेंज होगी, उन्होंने कहा जी बिजनेस अब वारा नहीं खा रहा, जिसे हम कहते हैं बिजनेस अब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा। तो मैंने कहा कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है, जब आप अच्छी क्वालिटी दे रहे थे तो आप अच्छा चार्ज नहीं कर रहे थे, आप कंपीट किस जगह पे कर रहे हो, ठीक है। तो चैलेंज हमारा यही होता है, बेसिकली हम प्राइसिंग में गलतियां करते हैं। हमने कितना, किस स्टेज के ऊपर, कब चार्ज करना है, किस पोजीशन के ऊपर चार्ज करना है, ये डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि हमने इर्द गिर्द देख के अपनी प्राइस को तय करना होता है। उसके बाद है स्टार्टअप मार्केट। आप एक बेसिकली अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, तो आप किस तरह की मार्केट में एंटर हो रहे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टार्टअप मार्केट्स, जिसमें से नंबर 1 ये है कि ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू एन एग्जिस्टिंग मार्केट। आप एक नई प्रोडक्ट के साथ एक एग्जिस्टिंग मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट से मुराद ये है कि सोल्यूशन ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, मगर आप एक नई प्रोडक्ट के साथ आए हैं वहां पे, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन में कोई न्यू न्यू एंट्रेंस हो जाए, तो मार्केट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मगर आपने एक नई प्रोडक्ट ऑफर वहां पे इंट्रोड्यूस करवाई है। तो ये होता है कि एक न्यू प्रोडक्ट के साथ आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एंटर हो। अच्छा, जो सेकंड मार्केट है वो ये है कि ब्रिंगिंग का न्यू प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट, ठीक है। जैसे अभी चैट जीपीटी देखे, या आप कोई ऐसा सोल्यूशन लेके आए जो कि उस मार्केट में पहले एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, ठीक है। तो आप एक नई मार्केट क्रिएट करने जा रहे हैं अपनी एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो नई प्रोडक्ट के साथ नई मार्केट में एंट्री होना है। नंबर 3 है ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू एन एग्जिस्टिंग मार्केट एंड ट्राइंग टू रीसेगमेंट दैट मार्केट एज लो कॉस्ट। आप क्या कर रहे हैं कि बेसिकली नई प्रोडक्ट तो लेके आ रहे हैं मार्केट में, मगर आप लो कॉस्ट के साथ उसको रीसेगमेंट कर रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को लो कॉस्ट पे दे रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रेटजिकली आपने उसको लो कॉस्ट के ऊपर मार्केट में अपनी एंट्री की। और जो थर्ड वन है ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू एन एग्जिस्टिंग मार्केट एंड ट्राइंग टू रीसेगमेंट दैट मार्केट एज अ नीश एंट्रेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, नीश होता है कि आप किसी के लिए खास कोई ऐसा एरिया, क्योंकि याद रखें जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो नॉर्मली जो छोटे कस्टमर्स की पर्सनलाइज नीड होती है उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी वो न्यू बॉर्न बेबीज वाली, ठीक है। वो एक नीश मार्केट में सर्व कर रहे थे, एक छोटी मार्केट को, सिर्फ वो स्पेसिफिकली डील कर रहे थे न्यू बॉर्न बेबीज को। अब एक न्यू बॉर्न बेबीज के लिए और उनके लिए भी कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे थे, उनकी मर्जी के डिजाइन, उनकी मर्जी का कलर, उनकी मर्जी की का फैब्रिक, हर चीज उनकी मर्जी का, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने क्या किया कि रीसेगमेंट कर दिया। मार्केट में ऑलरेडी स्टैंडर्ड सोल्यूशन अवेलेबल थे मगर वो उसी मार्केट में एंटर हुए हैं विद निश एंट्रेंट, ठीक है। तो आप इन 4 मार्केट्स को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। और इसमें से सबसे जो मुश्किल मार्केट है वो ये वाली है कि एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है, ठीक है, और आप उनमें एक वैसी ही नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये सबसे मुश्किल होता है इसको डील करना इस स्टेज के ऊपर। ऑलराइट,
नीश एंट्रेंट बेसिकली क्या होता है कि आप जब मार्केट में किसी ऐसे सेगमेंट को टारगेट करें जो कि छोटा होता है और नॉर्मली वो उसको जो कोई बड़ा बिजनेस है उसको इग्नोर करता है। जैसे आप शू इंडस्ट्री में देखें कि जैसे शुगर के जो पेशेंट हैं, डायबिटिक जो हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक शूज बना दिए जाए। तो देखो आपने एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट किया ना, तो ये नीश होता है, ठीक है। या आप फैब्रिक मार्केट में देखें, एक मेरे ख्याल में ईमान अली है उसका नाम, मुझे या मुझे उसका भूल गया एग्जैक्ट वो ब्रांड, के वो प्रीमियम फैब्रिक और फॉर अ स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए बेसिकली वो प्रोडक्ट डिजाइन करती है, ठीक है। तो वो एक नीश मार्केट को डील करती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको न्यू बॉर्न बेबीज की एग्जांपल दी कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए आपने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी। कस्टमाइज से मुराद ये है कि उनकी पेरेंट्स की मर्जी की, तो वो एक नीश मार्केट है, ठीक है। अंडरस्टैंड कर पाए आप मरियम? थैंक यू। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली जो आप अभी हमने देखा है ना कि 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, असल में बहुत सारे लोग अपने स्टार्टअप में यहाँ पे गलतियां करते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। देखो हर मार्केट के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। जिस मार्केट में आपने एंटर होना है आपको बेसिकली वैसी ही स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से सबसे मुश्किल मार्केट ये वाली है, ठीक है। तो जब डायनामिक्स डिफरेंट है तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होना चाहिए, मगर हम इन चीजों को रियलाइज नहीं कर पाते और इसका नुकसान क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो चैलेंजेस में से गुजरता है। इसलिए पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली प्रॉपर स्टार्टअप की एजुकेशन नहीं है, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप भी वो लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में नहीं है, ठीक है। तो जब आप खुद इस प्रोसेस में नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसके वो कंसेप्ट डिलीवर कर पाए, वो चीजें बता पाए, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिकली ऐसे गैप्स हैं जो शायद मैं पर्सनली समझता हूं कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के बिल्डिंग में एक बहुत एक चैलेंज है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सक्यूज मी बस वेट कीजिएगा, कुछ मेंबर्स ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको लिंक शेयर कर दूं। अच्छा जी, नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम लॉन्च में देख रहे हैं कि लॉन्च में किन किन चीजों को मैनेज करना है। नेक्स्ट है जी बिजनेस मॉडल। Business model is a strategic framework that outlines how a company intends to create, deliver and capture value. तो बिजनेस मॉडल बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के लिए वैल्यू डिलीवर कैसे करेगी और उसको कैप्चर कैसे करेगी। और आज के दौर में देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। बिजनेस मॉडल जैसे B2B हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस जैसे, ठीक है। एक बिजनेस कहता है मैं सिर्फ बिजनेसेस के साथ डील करूंगा, कारपोरेट सेलिंग करूंगा। बिजनेस टू B2C हो सकता है, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करना, फ्रेंचाइज का मॉडल हो गया, ई कॉमर्स का मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। आप देखिए बहुत सारी जो सब्सक्रिप्शन है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, वो सब सब्सक्रिप्शन देती हैं, फेसबुक वगैरह देखिए वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। वो आपको देखो लोगों का कंटेंट आप तक पहुंचाते हैं और उन्होंने बैकएंड पे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट बेसिकली जो एडवर्टाइजर है उससे वैल्यू कैप्चर करते हैं, ठीक है। ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स जो है आपकी फिजिकल शॉप्स हैं, और गिग इकोनॉमी जहां पे आप बेसिकली फ्रीलांसर्स वगैरह से सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप्स के बिजनेस मॉडल्स हैं, उसमें फ्रीमियम और इस तरह के बहुत सारे नेम है। फ्रीमियम में क्या होता है कि कुछ फीचर्स फ्री दे दी जाती हैं और बाकियों के ऊपर एडिशनल फीचर्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। आईटी में ऐसे बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप जीमेल को देखो, वो आपको 15 GB तक फ्री देता है, अगर इससे ज्यादा आपको स्पेस चाहिए तो वो आपको चार्ज करता है। ये फ्रीमियम की एक मिसाल है। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल आपने कौन सा रखा हुआ है? फूड पांडा का एक अपना बिजनेस मॉडल है, उबर क्रीम का एक अपना बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि आप कैसे चार्ज कर रहे हो, किस स्टेज पे चार्ज कर रहे हो, ठीक है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ये नेक्स्ट एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में लॉन्चिंग की स्टेज के ऊपर। नेक्स्ट है ऑपरेशंस की मैनेजमेंट। बिजनेस में देखें ऑपरेशंस अल्टीमेटली
नादिया जवेद का क्वेश्चन है, एनी एग्जांपल ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर। बेसिकली जो आपकी जो जितनी भी फिजिकल शॉप्स है ना, इनको ब्रिक एंड मॉर्टर ही कहते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी शॉप पे जाके जो बाई करते हैं वो ब्रिक एंड मॉर्टर होता है, ठीक है। अब इसका जो अल्टरनेट है वो ई कॉमर्स स्टोर है, वो ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हो, ठीक है नादिया जी। अच्छा, उसके बाद है आपकी ऑपरेशंस की मैनेजमेंट। हाउ एफिशिएंट यू आर मैनेजिंग योर ऑपरेशंस। आपने एक फूड पॉइंट खोला, ठीक है, फास्ट फूड का पॉइंट है, आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, घंटे बाद आप उसके लिए सोल्यूशन ला रहे हो, यानी आप उसके सामने फूड रख रहे हो, क्या वो इफेक्टिव होगा? ठीक है, फास्ट फूड का मतलब है कि आपने विद इन 7 to 10 मिनट्स अपने कस्टमर को सर्व करना है। तो ऑपरेशंस की मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसको अवेलेबल करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से गुजारना और कस्टमर के ऑर्डर्स को टाइमली फुलफिल करना, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ऑपरेशंस की मैनेजमेंट इस सारे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रांड पोजीशनिंग। बेसिकली हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग ब्रांड बिल्ड नहीं करते। अब दुनिया में देखो, बिजनेसेस का फोकस होता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी एक पोजीशनिंग सेट करो कस्टमर के माइंड में और उसके ऊपर ब्रांड अपनी बिल्ड करते चले जाओ, ताकि कल आप ब्रांड बिल्डिंग से फायदा उठा सको, ब्रांड की एक्सपेंशन से फायदा उठा सको। हर ब्रांड की एक अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो एप्पल, गूगल और कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ये सारी की सारी, ठीक है। तो मगर ब्रांड बिल्डिंग कब होती है? जब आप ब्रांड की एक पोजीशनिंग सेट करते हैं। अब प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी एक अपनी पोजीशनिंग होती है, जो नॉर्मल यूज की प्रोडक्ट्स होती है उनकी एक अपनी पोजीशनिंग होती है, ठीक है। कि कस्टमर के माइंड में आप खुद को कहां पे प्लेस कर रहे हो। पोजीशनिंग का मतलब यह है कि आपका कस्टमर आपको कैसे परसीव करे, कौन सा आपका ऐसा डिफरेंशिएशन पॉइंट है जो आपको यूनिक बनाता है अपने कस्टमर की निस्बत। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, मगर वो स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोफेशनल्स। देखो उसने अपनी पोजीशनिंग सेपरेट कर दी, ठीक है। इसी तरह टिकटॉक देखो, वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसकी पोजीशनिंग डिफरेंट है। तो जब आप खुद को डिफरेंशिएट करते हो एग्जिस्टिंग मार्केट में, ठीक है, स्टार्टअप का बेसिकली मकसद ही यही होता है कि आज मैं ज्यादा स्टार्टअप पे फोकस नहीं कर रहा। जब स्टार्टअप प्रोसेस की बात करें तो एक स्टार्टअप होता ही एक डिफरेंशिएशन पॉइंट है, इसलिए उसको नाम स्टार्टअप का दिया जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पहलू होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को अपने कस्टमर के माइंड में किस तरह पोजीशन करती है, और फिर जो आप पोजीशन करती है आपने उस पोजीशन को मेंटेन रखना है। आप एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं और करते जाते हैं तो आपकी ब्रांड बन जाती है। आप कस्टमर सेंटर के अपने कस्टमर को बहुत इफेक्टिवली बड़े अखलाक से सर्व करते हैं तो आपकी ब्रांड बन जाती है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, छोटे छोटे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन हैं। तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी मैं ये प्रोडक्ट, मतलब किसी का अखलाक उसकी ब्रांड होता है, ठीक है, किसी की क्वालिटी उसका ब्रांड होता है, किसी की क्वांटिटी उसका ब्रांड होता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी पोजीशनिंग है जो आप अपने कस्टमर के माइंड में अपनी बनाना चाह रहे हो, ठीक है, और आपका मैसेज भी उसी से लिंक हो, आपकी मार्केटिंग भी उस पोजीशनिंग से लिंक हो, तो इससे ब्रांड बिल्ड होती है। उस्मान का क्वेश्चन है, सर हाउ वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट विच इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट। अच्छा उस्मान, नॉर्मली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग मार्केट में होती है ना, उस पर मार्केटिंग की पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजीज अप्लाई होती है, क्योंकि ये स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आती है। स्टार्टअप का मतलब होता है न्यू, ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन पॉइंट। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, इसका मतलब है वो हाईली कंपेटिटिव मार्केट में है आप। तो ऐसी सूरत में मार्केट पेनिट्रेशन में आप प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट और इस तरह के जो टूल्स हैं वो यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट को की सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है, या उसको की ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। इसके लिए एक नॉर्मली मॉडल यूज होता है, वो है एनसॉफ मॉडल। मैं चैट में लिख देता हूँ, इसको आप रीड कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट में अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कौन से मेथड यूज करना है। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म विजन। देखिए 7 सीज, विकास का क्वेश्चन है, क्या 7 सीज भी कंसीडर करेंगे मार्केटिंग में? देखिए मार्केटिंग में जब आप करते हैं तो डेफिनेटली ये उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज हम मार्केटिंग को उस तरह डिस्कस नहीं कर रहे, मगर जब हम मार्केट को डिस्कस करते हैं तो हम ये सारे एलिमेंट्स देखते हैं, ठीक है। उसमें हम इसके जो 7 सीज हैं, 4 सीज हैं, हम सब कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है आपका लॉन्ग टर्म विजन। अब बिजनेस के बारे में आपके लॉन्ग टर्म विजन है क्या?
मैं पिछले दिनों एक पिच सुन रहा था, एक आदमी था, उसने अपने लॉन में एक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, उसने अपनी वो प्रोडक्ट बना ली, मगर उसके पीछे कोई ऐसा विजन था नहीं कि उसको एक्सपैंड करने का। तो उसने कोई टीम हायर नहीं की, वो अकेला था, खुद बनाता था। तो जब वो फंडिंग के लिए आया तो उन्होंने कहा कि आप अकेले हैं, आपने अपना ये स्किल किसी दूसरे से शेयर नहीं की, आप लार्ज स्केल के ऊपर इसको कैसे डील करोगे? तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक छोटी सी कम्युनिटी को डील करूं। तो उन्होंने कहा कि आपका विजन लॉन्ग टर्म नहीं है, तो हमें इसमें चार्म नजर नहीं आ रहा। क्योंकि इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करेगा? जब उसको नजर आए कि इस बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करके कल बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन। बिजनेस की आपकी कम्युनिकेशन कैसी है? कम्युनिकेशन इंटरनल एक्सटर्नल, आपकी मार्केटिंग जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन है, जो आप अपनी टीम से डिस्कस कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके कौन से हैं, किस तरह अपनी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हैं, होलसेलर्स हैं, या डायरेक्ट हैं, या ऑनलाइन पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और आपका वॉल्यूम कितना है कि आप उसको डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। आपकी कस्टमर एक्विजिशन की स्ट्रेटजीज क्या है, नए कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद टीम बिल्डिंग, आपकी टीम कैसी है? एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा अपनी टीम पे फोकस करता है, ठीक है। वो देखता है कि टीम, देखो टीम में कौन कौन शामिल हो सकता है, पार्टनर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, कोचेज, मेंटोर्स, ये इन सब की हेल्प लेता है वो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक टीम जॉब है, ठीक है। और फाइनली फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग होता है फंडिंग, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि फाइनेंसिंग आज के टाइम में मुश्किल नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में फाइनेंसिंग मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अब तो तकरीबन हर रीजन में, कराची में जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इस्लामाबाद में इंक्यूबेशन सेंटर है, लाहौर में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली खुद गवर्नमेंट मैनेज करती है। फिर पंजाब गवर्नमेंट के अपने प्लान्स हैं जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, वो आपके आइडियाज, अगर आपके पास इफेक्टिव आइडियाज हैं आप लाएं, वो आपके लिए, आपको मिलियंस देने के लिए तैयार है, ठीक है, दुनिया में। और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी सोशल प्रॉब्लम पे काम करें। अभी आपने सुना होगा लास्ट वीक में, मेरे ख्याल में दुबई में एक पाकिस्तान स्कूल के बच्चों ने, वहां से शायद मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, कि $1 मिलियन के करीब जो अमाउंट है वो विन की है, बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टार्टअप, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंसिंग इशू नहीं है इस वक्त। अगर आपके पास एक इफेक्टिव बिजनेस आइडिया है तो दुनिया इस वक्त ढूंढ रही है ऐसे माइंड जिनके पास आइडिया है और वो इस पे इन्वेस्ट करे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? अच्छा वजीर काशिफ, ये सारी जो चीजें हैं ना, हम स्वॉट एनालिसिस, 6A, पेस्ट एनालिसिस, ये अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मगर स्टार्टअप की बिल्डिंग का प्रोसेस डिफरेंट है, ठीक है। स्टार्टअप की बिल्डिंग में ना जो वैलिडेशन है, आइडिएशन है, वैलिडेशंस हैं, ये एक डिफरेंट मॉडल है जिसपे स्टार्टअप बिल्ड होते हैं। तो हम आगे प्लान कर रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिसमें बेसिकली हम एंटरप्रेन्योरशिप को कंप्लीट एज ए स्किल जो है वो सिखाएं, ठीक है। तो उसमें हम ये चीजें सारी की सारी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, याद रखें, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू टेक अ स्टार्ट। So don't wait a $1 billion idea, just start, and in the journey through your entrepreneurial spirit you will find the great idea। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लाजमी नहीं है कि आप लोग आप वेट करें कि मेरे पास ऐसा आइडिया हो, बहुत बड़ा आइडिया हो, मैं उसको लॉन्च करूं। देखो इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस में हूं, मैं इस प्रोसेस की लर्निंग कर रहा हूं, मैं एक चीज समझता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप प्रोसेस में जंप इन कर दे, आप अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को लॉन्च कर दें, आप आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, आपको डिफरेंट टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी, ठीक है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्ट लेना। अब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, उनके पास बड़े जबरदस्त बिजनेस आइडियाज होते हैं, मगर उनके पास कर्ज नहीं होता इसको एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो एग्जीक्यूशन में है, जो विनिंग है वो एग्जीक्यूशन में है, सक्सेस एग्जीक्यूशन में है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो छोटे छोटे स्टार्टअप से स्टार्ट करें, छोटे छोटे बिजनेस आइडिया से स्टार्ट करें, प्रोसेस में कूदे तो सही ना। देखिए जब आप बॉर्डर लाइन पे खड़े होंगे, अपॉर्चुनिटीज की बॉर्डर लाइन पे आप अंदर दाखिल होंगे तो आपको नजर आएंगी ना, जब आप उससे दूर होंगे तो अपॉर्चुनिटीज कर देंगे, ठीक है जी। वजीर काशिफ ने क्वेश्चन पूछा है, उसने कहा कि कैन आई
हाउ कैन आई स्टार्ट इफ आई हैव नो मनी, नो एग्जिस्टिंग बिजनेस इफ आई हैव। जी वजीर, अब बिल्कुल देखो, आइडिया के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, सबसे पहले याद रखें। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि एक शख्स उसने कैसे बिजनेस आइडिया फाइंड किया, ठीक है, और बहुत ही सिंपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। थ्रू योर एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, जब आप प्रोसेस में जंप इन कर देते हैं तो आपको बड़े आइडियाज खुद को खुद मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो चाहे बिल गेट्स था, चाहे आप जिसका भी आप नाम ले लो, ठीक है, कि जब ये प्रोसेस में आए हैं तो इनको अपॉर्चुनिटीज नजर आती चली गई हैं, ठीक है। अब नोकिया को देखो या और बहुत सारी कंपनीज को देखो या अमेजोन को देखो, बाय डिफॉल्ट जिस पे इनको सक्सेस मिली है, इनके वो बिजनेस नहीं थे, ठीक है, मगर जब ये मैदान में थे तो इनको अपॉर्चुनिटीज नजर आती गई, ये उसके मुताबिक बेसिकली खुद को एडजस्ट करते चले गए, ठीक है, और अपने आप को ट्यून अप करके उसके लिए तैयार किया और उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया। तो जो अभी वजीर खां मैं आपको कह रहा था, ये एक वीडियो है, मैं इसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में या चैट में। इस वीडियो को आपने पेशेंस के साथ देखना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको थीम बता देता हूँ। ये एक जापानीज है ये शख्स। अच्छा, इसको बेसिकली इसके बारे में कहा जाता था, इसके बॉस ने इसे कहा कि आपका दुनिया में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू आर अ डू नथिंग मैन, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करते। और एक ऐसा शख्स जो वाकई कुछ नहीं करता था, उसने भी एक ऐसा बिजनेस आइडिया बनाया। उसने कहा जो मेरी स्किल है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं क्यों ना इसी को बिजनेस में कन्वर्ट कर लूं। and now he is earning a lot of potential, ठीक है। आप अंदाजा नहीं कर सकते वो किस तरह चार्ज कर रहा है। ये थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, बाकी मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लोग इसको डिटेल में देखिएगा। 'Soji Morimoto provides a very unusual rental service to his clients in Tokyo, hiring himself out in order to, quite literally, do nothing.こんなっていうのは手前から食べるんですかね。適度に回るんですかね。そうするとなんかこうその依頼者の方が自分から喋らない限りは聞くことはないです。自分から知りたいとかって思ったりもしない。いや、全然知りたくないです。依頼した理由は最近オープンしたばっかりで、時間がこう余裕ができちゃって、ちょっとなんか働いてる方としてはちょっと寂しいなっていう気持ち。 अच्छा, अगर आप अभी तक देखो तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर मैं डू नथिंग मैन हूं, तो उसने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, और खुद को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया कि यू वांट टू हायर अ पर्सन हु इज डू नथिंग मैन। तो उसके बेसिकली अब देखो मार्केट में उसने कहा कि नीड एग्जिस्ट कर रही थी। अब इस वीडियो में देखो कह रहा था कि नीड एग्जिस्ट कर रही थी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो उनकी कोई ना कोई रीजन है, ठीक है। कुछ लोग हैं वो अपने इंटरपर्सनल रिलेशन से डिस्टर्ब हैं, वो किसी के साथ अपनी जो थॉट्स है वो शेयर करना चाहते हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, जो वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे ये आप होटल में देख रहे हैं, वो कहती है कि हमने एक नया फूड पॉइंट ओपन किया, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आया, तो हमने उसको हायर कर लिया कि आप हमारे हॉल में बैठो और खाते चले जाओ, ठीक है। इसी तरह आप इस वीडियो को आगे डिटेल में देखोगे, उसको एक शख्स ने हायर किया, वो आउट जाना चाह रहा था कहीं पे, तो कह रहा था आपने मुझे ना एयरपोर्ट के ऊपर फेयरवेल देनी है, ठीक है, मुझे बाय बाय करना है। देखो लोगों के पास पैसा है, मगर अब आपके पास मेथड क्या है कि आप उसकी उस नीड को अंडरस्टैंड करो। एक खातून ने कहा कि मेरे बेटे की बर्थडे वो यहाँ नहीं है, आप ऐसा करो मेरे बेटे की ड्रेसिंग में बैठ जाओ, ठीक है। किसी ने कहा मैं किसी जगह ट्रैवल करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ,
आप मेरे साथ वहां पे चलो, ठीक है। ये कहता है कि मेरी एक कंडीशन है कि मैं सीक्रेट उनके मेंटेन रखता हूं। अब उसके पास इतना अफेक्टिव वो बिजनेस मॉडल है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, मैं ये वीडियो आप लोगों से ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं, ठीक है, कि आप लोग इसको जरूर देखें और गौर से देखें और बार बार देखें। चलिए मैं बाद में कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है। आप उसको यूट्यूब पे भी लिखोगे ना, जापानीज मैन हु गेट्स पेड टू डू नथिंग, तो आपको ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें वो अपने बेसिकली इस वेंचर को डिटेल में डिस्कस करता है। तो एक ऐसा शख्स जो कि कुछ भी नहीं करता, वो एक बिजनेस बिल्ड कर चुका है। हमें क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। हम कैपेबल हैं, हमारे बेसिकली हमारे पास सलाहियतें हैं, रिसोर्सेज हैं। अगर कमी है तो बेसिकली हमें प्रोसेस की कमी है, कि हमें प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लिटरली मैंने यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को कंगाला है जहां पे प्रॉपर स्टार्टअप्स की ट्रेनिंग का मॉडल हो, ठीक है। मैंने बहुत सारी बुक इंपोर्ट की है सिर्फ स्टार्टअप के मॉडल। देखो अमेरिकन में ऐसा क्या खास है या आप इंडियंस में ऐसा क्या खास है कि न्यू वेंचर्स वो लेके आ रहे हैं जो हम नहीं लेके आ रहे। तो डिफरेंस बेसिकली प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है। हमें आइडिएशन का नहीं पता कि हमने एक नया आइडिया फाइंड कैसे करना है। फिर जो सेकंड बड़ा चैलेंज है, हमें ये नहीं पता कि हमने अपने आइडिया को वैलिडेट कैसे करना है। देखो एक शॉप खोल के बैठ जाना या एक स्टोर बना लेना, उससे चीजें बिकने नहीं लग जाती। आपको प्रोसेस में जंप इन करके आपने मेहनत करते चले जाना है और साथ साथ अपनी डायरेक्शंस को मोल्ड करते चले जाना है कि अपॉर्चुनिटीज किस तरफ आ रही हैं। आप जरा रीड करें इसको, इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम वो प्रोडक्ट है ही नहीं जो इनिशियली वो बनी थी। बेसिकली इंस्टाग्राम की फोटो शेयरिंग तो सिर्फ उसका एक सब कंपोनेंट था, असल प्रोडक्ट तो बहुत हटके थी इससे। मगर जब मार्केट में लॉन्च की तो जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई इसकी, वो बेसिकली फोटो शेयरिंग की गई। तो उन्होंने कहा बाकी को डिटैच करके सिर्फ इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो। तो ये चीजें कब होती है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट स्मॉल स्केल के ऊपर करने जरूरी होते हैं, थोड़े पैसे के साथ करने जरूरी होते हैं, ठीक है। और अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्किल बिल्डिंग होता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्किल बिल्डिंग होता है, कि हम नई से नई स्किल सीखते चले जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी 8 एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, ये वक्र के साथ साथ आती हैं। ये वो ट्रेड्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फाइनली उनमें ये पाई जाती हैं, ठीक है। उसमें से 3 ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि एक्सटर्नल हैं एज ए होल, ठीक है। नंबर 1 मिशन, टीम और लीडरशिप। किसी भी एंटरप्रेन्योर में ये ट्रेड्स होना बड़ा जरूरी है। मिशन, देखो कोई भी जो बिजनेस है वो अगर उसके पीछे मिशन नहीं है, पर्पस नहीं है, तो उसको सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हेनरी फोर्ड का अगर आपने नाम सुना हो, फोर्ड मोटर का वो फाउंडर था। वो एक मिशन लेके आया, एक पर्पस लेके आया। वो कहता है कि मैंने प्रोडक्ट बेसिकली बनानी है, गाड़ियां बनाता था वो, गाड़ियां बनाती है फॉर जनरल पब्लिक, फॉर मैसेज, नॉट ओनली फॉर रिच। मैंने इस प्रोडक्ट को जनरलाइज करना है। इससे पहले गाड़ियां सिर्फ अमीर लोगों के पास थी। तो अपने उस मिशन से देखो उसने अपने गोल्स अचीव कर लिए, साथ ही बिजनेस बिल्ड हो गया। वो अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर का गोल सिर्फ पैसा कमाना हो, तो ऐसे बिजनेस का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। असल देखो, जब हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन कर ही रहे हैं, तो हमारा मिशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हो ना, उस नीड को फुलफिल करना हो, ताकि हम अपनी टीम को और खुद को उससे अलाइन कर सके, ठीक है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रेट है उसमें वो है लीडरशिप। एक एंटरप्रेन्योर का एक इफेक्टिव लीडर होना बड़ा जरूरी है। अब दूसरों को इंस्पायर करना है, एंगेज करना, अपने विजन से, अपने मिशन से अलाइन करना, ठीक है। लीड फ्रॉम फ्रंट करना। ये ऐसे ही है जैसे देखो किसी भी वार में अगर कोई लीडर जो है वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहा, तो उसके पीछे उसकी आर्मी नहीं आती।
इसी तरह अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को प्रॉपर लीड नहीं कर सकता तो उसके पीछे उसकी टीम नहीं चलती, ठीक है। तो उसमें लीडरशिप की कैपेबिलिटीज होना बड़ा जरूरी है। और टीम, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा टीम फोकस होता है, बल्कि दुनिया में आप कोई भी देखो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट टीम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हम अक्सर एग्जांपल इसकी देते हैं कि आप देखो किसी भी नबी के बारे में आप जानो तो वो नबी की जो पहली कोशिश होती थी वो टीम होती थी। मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिली तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किस चीज का किया? टीम का। ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी हैं, ठीक है, जो उनके साथ है वो मशहूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने वो आपके साथ है, तो बेसिकली टीम बिल्डिंग और ऐसी टीम जो आपके साथ अलाइन हो, ठीक है। जो 3 ऐसी एलिमेंट्स हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए कोर है। उसके बाद कैश फ्लो की मैनेजमेंट, ठीक है। बिजनेस के लिए कैश फ्लो ब्लड की तरह ही है। अगर कैश फ्लो नहीं है तो बिजनेस नहीं है। और अगर किसी एंटरप्रेन्योर के पास ये स्किल नहीं है कि वो कैश फ्लो इफेक्टिवली मैनेज कर सके तो उसका बिजनेस जो है वो बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती हैं, ठीक है। टीम्स कम्युनिकेशन, उनको विजन से अलाइन करना, उनको मोटिवेट रखना, एंगेज रखना। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन्वेस्टर के साथ, पार्टनर के साथ, कस्टमर के साथ, वेंडर के साथ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड है जो कि एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए। सिस्टम्स, मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूं कि क्या जो बर्गर पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड बना रहा है वो बहुत आला क्वालिटी के हैं, कोई दूसरा ऐसा बर्गर नहीं बना सकता। तो नॉर्मली इसका आंसर होता है कि बहुत सारे लोग शायद घरों में उससे बेटर बर्गर बना सकते हो, मगर मैकडॉनल्ड की स्ट्रेंथ उसके सिस्टम में है। वो अपने सिस्टम से पूरे के पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है। तो याद रखें, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर हमेशा सिस्टम्स पे फोकस करता है, ठीक है। मैकडॉनल्ड बेसिकली फाउंडर उसका वो नहीं है, रे क्रोक है शायद उसका नेम, उसका फाउंडर नहीं है। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के फाउंडर थे जिससे बाद में उसने परचेज कर लिया, मगर उसने अपने सिस्टम्स के जरिए प्रोडक्ट को ग्लोबल कर दिया। इस तरह बिल गेट्स ने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं विंडोज वगैरह की या ऑफिस वगैरह की, उसने बनाई नहीं है, उसने ये प्रोडक्ट बाई की हैं अदर डेवलपर से, और एक सिस्टम्स के जरिए उसने उस प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करके एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद लीगल, अब जिस बिजनेस में है उससे रिलेटेड आपको लीगल, टैक्सेशन और अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स का पता हो, क्यों? क्योंकि ये ऐसा चैलेंज है कि आपका चलता बिजनेस इसकी वजह से खत्म हो सकता है। और फाइनली प्रोडक्ट का नॉलेज, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट पे आपकी कमांड और आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली 8 ट्रेड्स हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर में होना जरूरी है ताकि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज कर सके। और लास्ट में कि ये ट्रेड्स कैसे गेन की जा सकती हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर आप ये ट्रेड्स अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि जो अदर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है। बेसिकली उनसे लर्न करने की कोशिश करें। जी मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख लूँ कुछ। मुश्तबा हसन का क्वेश्चन है, सर मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स क्यों थोड़ा है? क्या इन्वेस्टमेंट की कमी है या माइंडसेट रीजन है बैक एंड पे, या हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर बनाते? ठीक है, देखो ब्रांड बिल्डिंग में एक चीज याद रखें, ब्रांड इज अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस के आपने जो प्रॉमिस किया है वो आप कंसेक्टिवली डिलीवर करते जाएंगे। आपके साथ गूगल ने एक प्रॉमिस किया है कि आपको मैं इतना क्विकली रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है, और मेरी रिलायबिलिटी ये होगी। आपके साथ एप्पल ने प्रॉमिस किया, आप उनके प्रोडक्ट को यूज करते हो, वो रिलायबिलिटी जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो इंश्योर कर रहे हैं ना। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने प्रॉमिस को लंबे अरसे तक मेंटेन नहीं रख पाते। मैंने आपको आइसक्रीम वाले की एग्जांपल दी थी, उसने कहा कि मैं प्रीमियम क्वालिटी दूंगा, मगर 2 से 3 माह के बाद वो स्विच कर लिया, वो अपने प्रॉमिस को मेंटेन नहीं रख पाया। देखो जहां पे आप अपने प्रॉमिस को मेंटेन नहीं रख पाते वहां पे ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती, ये असूल है, याद रखें, ठीक है। ब्रांड्स वो लोग ही बिल्ड कर सकती हैं जो जेन्युइन होते हैं और जो कमिट करते हैं और जिस टाइम पे कमिट करते हैं उसको पे करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी मार्केट में अगर ऐसी ब्रांड्स हैं जो इस प्रॉमिस पे कमिट करती हैं तो आपने मुझसे जरूर शेयर करना है, ठीक है, कि हम देखें कि, और आई होप कि आप इसी से रियलाइज कर पाओगे कि गैप कहाँ पे है। अहमद इब्राहिम अलवी ने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश। कैश इज अ किंग बट $1 million प्रॉफिट डजंट मीन योर बिजनेस इज कैश सफिशिएंट, इज नॉट इट। बिल्कुल ठीक है जी अहमद अलवी, शायद ये मैं मिस कर गया कि आपका बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है मगर उसके होने के बावजूद भी आप इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं, ठीक है।
उसका जो रीजन है वो यही है कि आप देखो क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, आप अपने कैश फ्लो को प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे। क्रेडिट पे सेल पे आपका बिजनेस तो प्रॉफिट दिखा रहा है, मगर बिजनेस के पास कैश नहीं है, तो वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, नेक्स्ट है जी, मैकडॉनल्ड इज इन अ रियल एस्टेट बिजनेस। बिल्कुल जी, मैकडॉनल्ड का असल जो बिजनेस है ना, बेसिकली मैं मैकडॉनल्ड तो नहीं कहूंगा, मैकडॉनल्ड के जो इस वक्त ऑनर है, रे क्रोक उनका नाम है, उनका जो एक्चुअल बिजनेस है वो रियल एस्टेट है। ठीक है, वो ऐसी आप देखेंगे वो प्राइम लोकेशंस के ऊपर ही ये बनवाते हैं मैकडॉनल्ड। ठीक है, वो प्रॉपर्टी को बाई करवाते हैं, उस प्रॉपर्टी में को बेसिकली अब क्या है कि वो प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू भी बढ़ती रहती है और उसके साथ साथ उसके ऊपर वो कमर्शियल एक्टिविटी से भी अर्न करते हैं। अच्छा, जीएम मेमून ने कहा लिखा है, आई हैव गुड बिजनेस आइडियाज बट डू नॉट कर्ज टू स्टार्ट एनी बिजनेस एज आई डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स। मेमून, मैं आपको एक चीज बताऊं, फंड जो है ना ये सबसे लीस्ट इशू है, बिलीव मी। आपको फंड की नहीं, आपको बेसिकली प्रोसेस को लर्न करने की जरूरत है। लिटरली फंड आपके पास खुद चल के आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट कर रही है, इंक्यूबेशन इतना आपको देखो, आपको ट्रेन करने के लिए, आपको डेवलप करने के लिए तैयार है, मगर आपके अंदर ये कर्ज हो कि आप आगे आ सको। तो असल चैलेंज फंड का नहीं है, असल चैलेंज स्टार्टअप लेने का है, इनिशिएटिव लेने का है। ठीक है, आप खुद को इनकरेज करो, प्रोसेस को लर्न करो और ट्रू लर्न करो कि स्टार्टअप वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इन आइडियाज को सक्सेसफुल बना लोगे। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनके पास बड़े जबरदस्त आइडियाज होते हैं, मगर चैलेंज जो होता है वो उस आइडिया एग्जीक्यूशन में होता है। अच्छा, इंटेंशन, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। अब ये नहीं किससे, हाउ टू गेट कर्ज टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट फंड। ठीक है, देखो अगेन फंडिंग की मल्टीपल ऑप्शंस है, सिर्फ एक नहीं है। ठीक है, मेरे पास या मैं शायद मैं स्लाइड देखता हूँ, अगर है तो मैं आपको बताता हूँ कि फंडिंग की ऑप्शन कौन कौन सी होती है। ये लास्ट स्लाइड थी, इसको भी डिस्कस करना है हमने। ये फंडिंग की स्टेजेस हैं। ठीक है, प्री स्टेज, सीड फंडिंग स्टेज। प्री स्टेज जो सीड स्टेज पता क्या है मेमून, इस स्टेज के ऊपर आप आपके माइंड में जो कंसेप्ट है ना, वो आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हो कि मेरे पास ये आइडिया है। ठीक है, और आप उनसे भी इन्वेस्टमेंट कॉल कर सकते हो। ठीक है, और इवन के आप इन्वेस्टर के सामने भी अपने कंसेप्ट पे लेके आ सकते हो। देखो अभी आपने कुछ नहीं किया, अभी आपके पास सिर्फ एक आइडिया है। अगर आपका आइडिया जानदार है तो हो सकता है ऐसे लोग आपको मिल जाएं जो आपके आइडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार हो। ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अच्छा देखो, बैंक्स नहीं करेंगे आपको, क्योंकि बैंक का मॉडल ही ये नहीं है, ये हाईली रिस्की काम है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एक जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरे सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं मुजाहिद हमीद, हम फर्ज करते हैं मुजाहिद हमीद है, वो एक एंजल इन्वेस्टर है। उनके पास लोग अपने आइडियाज लेके आते हैं और उनको कोई आइडिया अगर समझ आता है तो उसके लिए फंडिंग करते हैं। तो क्योंकि वो इंडिविजुअल रोल में करते हैं तो इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। सेकंड जो है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, ये बिजनेस है। ठीक है, जो कि न्यू स्टार्टअप को फंड करते हैं। तो बैंक की फंडिंग बहुत महंगी होती है, याद रखें। ठीक है, क्योंकि बैंक आपको लोन देता है, डेट देता है, कर्ज देता है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, वो आपको चार्ज करता है उसके लिए, मगर सॉरी, जो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर देते हैं वो उसके अगेंस्ट आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, वो बिजनेस में शेयर लेते हैं आपसे। ठीक है, तो इसलिए वो निस्बतन आपके लिए एट इनिशियल आपको क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ रही होती और उससे के साथ साथ आपको वहां से बेनिफिट भी मिल रहा होता है। ठीक है, बेनिफिट मिलने से मुराद ये होता है वो आपको गाइड भी कर रहे होते हैं, डायरेक्शंस भी दे रहे होते हैं और आपके लिए नए प्लेटफॉर्म्स भी बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे बिजनेस तो सिर्फ फंडिंग इसलिए लेते हैं ताकि उनके साथ एक्सपीरियंस भी उनको मिल जाए। ठीक है हसन खान, तो बैंक्स वाला जो है वो बहुत महंगा सोल्यूशन है। अच्छा, मेमून ने कहा है कैन यू शेयर दिस लिटरेचर फॉर रिव्यू और एनी अदर सपोर्टिंग मटेरियल रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप प्लीज, आई एम रियली मोटिवेटेड फ्रॉम टुडेज वर्कशॉप, विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस सून इंशाल्लाह। श्योर, आप मुझे व्हाट्सएप सेपरेटली कर दीजिएगा,
मैं आपसे जो डिटेल्स है वो शेयर कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू हसन खान। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था ना फंडिंग की स्टेजेस, तो प्री सीड फंड में क्या होता है कि आप अपना कंसेप्ट शेयर करते हो, उस पे आप बेसिकली ये दुनिया में ये मॉडल यूज होता है, ठीक है। तो वो आपको फंड करते हैं अगर उनको आपका आइडिया आ गया। अब याद रखें, जो आइडिया आप कह रहे हो लाजमी नहीं है वो जिसके लिए, जो आपके लिए इतना अट्रैक्टिव है वो अगले बंदे को भी समझ आ जाए। तो ये स्किल होती है कि आपने अपना आइडिया उनको कैसे प्रेजेंट करना है। फिर सीड स्टेज नॉर्मली क्या होता है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस अपनी बिल्ड कर लेते हो, ठीक है, और अब आप उनके पास जाते हो कि मुझे उस पर नई फंडिंग चाहिए, ठीक है। तो ये वो स्टेज है। सीरीज ए में क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को अब स्केल अप करना चाह रहे हो, आपकी प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया हुआ है। ये स्टार्टअप की स्टेजेस है मुख्तलिफ, ठीक है। तो इस तरह सीरीज बी, सीरीज सी, ये हम स्टार्टअप्स की जो ट्रेनिंग्स है उसमें ये सारी चीजें बताते हैं कि आपने कैसे बेसिक प्रेजेंटेशन देनी है, पिचिंग कैसे करनी, इसे कहते हैं पिचिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है, इन्वेस्टर के सामने, ताकि वो आपको फंड करें। ऑलराइट, अच्छा जी, लास्ट में मैं आपसे ये कुछ शेयर करना चाह रहा था कि लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आप कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, आप उनके वीडियोस को देखें। ऑनलाइन बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल है, ऑनलाइन ऐसा जबरदस्त लिटरेचर अवेलेबल है स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, के आप उनके पॉडकास्ट, उनकी वीडियोस को सुन सकते हैं। वो आपको गाइड करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो आप उनसे ये बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा आप तो बेसिकली तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ चैट में। एक तो मैंने लिंक शेयर किया है, ये आपको हेल्पफुल होगा। यूट्यूब के ऊपर ये एक मेरी वीडियो है कि आप कैसे बेसिकली अपनी स्किल को बिल्ड कर सकते हो। ड्रैगन डेन से मैंने बहुत लर्न किया है, ठीक है। ये यूट्यूब के बेसिकली एक चैनल है जहाँ पे इन्वेस्टर्स के सामने जो स्टार्टअप ऑनर्स हैं वो अपने आइडियाज पिच करते हैं। तो इससे आप फायदा उठाएं, ठीक है। इसको लिसन करें, कुछ बुक्स को रीड करें। बुक्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगा द शू डॉग, ठीक है, बाय फिल नाइट, नाइकी वाले की, जिसने वो सारा प्रोसेस बता रहा है कि कैसे उसने अपना बिजनेस बिल्ड किया, ठीक है। रिच डैड सीरीज अगर पढ़ सके, जिसने इसकी बुक्स वो पढ़ें। और एक है द स्टार्टअप मैनुअल बाय स्टीव ब्लैंक, ठीक है। इन बुक्स को रीड करें, ड्रैगन डेन की वीडियोस देखें। तो देखो, सबसे पहले ना अपना माइंडसेट बनाओ। इन चीजों को रीड करके, ड्रैगन डेन को वीडियोस वगैरह देख के ना, ड्रैगन डेन के अलावा एक शार्क टैंक भी है, ठीक है। तो आप लोग एक्चुअली अपना माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, ठीक है। ये मैं लिख दूंगा वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। अच्छा, इसके बाद आप बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स में एनरोल करें। यहाँ पे ना पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ देखिए, हालात कब बदल जाए कोई पता नहीं होता। तो अपॉर्चुनिटीज और स्किल बिल्डिंग पे हमेशा फोकस करें। आप तो प्रिपेयर हो ना, अब कल आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आए और आप रेडी ना हो, तो अपनी स्किल बिल्डिंग करें, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को बिल्ड कर सकें। देखें वो इफेक्टिव प्रोग्राम्स कहाँ पे हैं, और स्ट्रीमफर्ड भी ऐसे प्रोग्राम्स है वो लेके आता है, ठीक है। तो आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको कंप्लीट स्टार्टअप प्रोसेस की ट्रेनिंग्स देंगे, ठीक है, कि बेसिकली आपके माइंडसेट बिल्डिंग से लेके आपकी जो लॉन्चिंग और स्केल अप तक की जितने भी फेजेस हैं वो हमारी ट्रेनिंग्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद हम कोचिंग भी देते हैं प्रोसेस में। अच्छा, लर्न इट थ्रू प्रैक्टिस। आप बिजनेस की प्रैक्टिस करें। सबसे इफेक्टिव जो वे है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, या तो आप अपने सेटअप पे लर्न करें या किसी दूसरे के सेटअप पे लर्न करें। किसी दूसरे के सेटअप पे लर्न करने का मतलब ये है कि आप जॉब ऐसी ढूंढें जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आप बेसिकली लर्न कर सके नए बिजनेस की बिल्डिंग, ठीक है। और इसके लिए कोशिश करें स्टार्टअप्स को ज्वाइन करने की, जहां पे बिजनेस बिल्ड हो रहा है वहां पे रह के, क्योंकि वहां आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है लर्न करने की। और अगर आप अपने सेटअप पे लर्न करना चाहते हैं तो फिर कोशिश करें कि पार्ट टाइम आप अपना बिजनेस बिल्ड करें, ठीक है। मैं नॉर्मली डिपेंड करता हूँ, कोशिश करें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, छोटा से छोटा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, वो जाते हैं यहाँ पे शालम मार्केट लाहौर में, या वो हाल रोड पे जाएंगे, वहां से छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को बाई करके लेके आएंगे। 20-25 हजार से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। ऑनलाइन एक स्टोर बनाएंगे, ठीक है, और उस पर सेल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, उनको वहां से समझ आना शुरू हो जाती है। अब कई व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करते हैं ये करने के लिए।
तो वो बेसिकली इस प्रोसेस में लर्निंग की कोशिश करते हैं, वो प्रोसेस को लर्न करने की कोशिश करते हैं सारी की सारी अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम कैसे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस एक सबसे इफेक्टिव वे है। अगर आप लोग पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको इस प्रोसेस में गुजारें। क्यों? क्योंकि असल लर्निंग वो है जो आप खुद करके सीखें, ठीक है, और लर्न फ्रॉम मेंटोर्स, और ऐसे मेंटोर्स के साथ अटैच हो जो आपको प्रोसेस के बारे में बताएं, क्योंकि वो लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड में, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे चैलेंजेस हैं वहां पे बता सकते हैं, आपकी मोटिवेशन को मेंटेन रख सकते हैं, तो आप उनसे भी ये बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? Sir, now it's very difficult to start new due to increased cost of input like electric or fuel. How to reduce fare? देखो याद रखो, ये भी एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आइडेंटिफाई करें। मैं करंट एनवायरनमेंट में कहता हूँ कि कोशिश करें कि सर्विसेज पे फोकस करें। प्रोडक्ट इस वक्त वाकई ही बनाना एक डिफरेंट जॉब है, मगर प्रोडक्ट में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, फूड में अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, मगर कोशिश ये करें कि आप लोग बेसिकली फोकस करें सर्विसेज सेक्टर में। अच्छा, ये क्वेश्चन है मरियम का, मैं मरियम आपको बता दूं कि प्री सीड स्टेजेस का डिस्कस कर लिया, सीड को कर लिया, ए में जब आप स्केल अप करते हो, बी में आप बेसिकली फर्दर को बिजनेस को आपको फर्दर स्केल अप की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, यानी आप रीजन बढ़ा रहे हैं, मार्केट एक्सपेंशन कर रहे हैं, ज्यादा एक्सटेंसिव टीम को हायर करने जा रहे हैं, तो आपको फंड की जरूरत है, आप सीरीज बी में जाते हो। सीरीज सी एंड बियॉन्ड, सीरीज सी एंड सब्सिक्वेंट राउंड्स आर ऑल अबाउट एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईपीओ करने जा रही है कंपनी, आईपीओ का मतलब होता है अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करने। स्टार्टअप में यूज दिस फंडिंग टू एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट्स, अक्वायर अदर कंपनीज और इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे जब काम करना है तो उन्होंने सीरीज सी की फंडिंग उनको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। प्रियम, क्वेश्चन है इसके अलावा आप लोगों का? तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया इस सारे सेशन में, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।